हेलो बच्चों। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट वर्कशीट डिस्कस करने वाला हूं, जो कि हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12, 13 एंड 16 पे थी, है ना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 हमारा होता है गवर्नमेंट ग्रांट का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 हमारा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स होता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बोरिंग कॉस्ट। तो इसके ऊपर एक हमने मिक्स्ड वर्कशीट बनाई थी, जो मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी। तो उसका बस मैं यहाँ पे डिस्कशन करूंगा, सोल्यूशन जो भी है सब आपके साथ मैं यहाँ पे कवर करूंगा। राइट, चलो क्वेश्चन नंबर 1 था बच्चों। पहले क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 13 से था, दैट इज अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन आपके जुलाई 2021 एग्जाम में आया हुआ है, मतलब ये पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन है, वो भी 20 मार्क्स का। राइट, तो पूरे 20 नंबर का ये क्वेश्चन था आपका, जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डाला हुआ है। तो एक बार पढ़ते हैं। मजे की बात बताता हूं। मजे की बात यह है कि इंस्टीट्यूट ने जुलाई 2021 में क्वेश्चन डाल तो दिया था, मजे मजे से एकदम चौड़ से 20 नंबर का, और उसमें फिर टाइपिंग मिस्टेक करके क्वेश्चन ही गलत कर दिया था उन्होंने। बट एनीवे, जो भी बात है मैं आपके साथ इसमें डिस्कस करूंगा। तो कह रहा है मिस्टर जेड हैज मेड फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021। एक उसने इन्वेस्टमेंट 1 लिया 8% गवर्नमेंट बॉन्ड का, जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट इन डेट सिक्योरिटीज हो गया, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड हो गया। 1 जून को कहता है परचेज 36,000 बॉन्ड्स एट 86 रुपीज कम इंटरेस्ट। ध्यान से पढ़ना, कम इंटरेस्ट। तो हमने 36,000 बॉन्ड्स खरीदे 86 रुपीज पे, कम इंटरेस्ट प्राइस पे। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो 30 सितंबर और 31 मार्च हमारी इंटरेस्ट की डेट्स बन गई। फिर 15 फरवरी को कहता है कि सोल्ड 24,000 बॉन्ड्स एट 92 रुपीज एक्स इंटरेस्ट। अब हमने 24,000 बॉन्ड्स फिर बेच दिए 92 रुपीज पे। अब के जो प्राइस क्लियरली उसने दिए वो एक्स इंटरेस्ट प्राइस दी। तो परचेज कम इंटरेस्ट प्राइस पे किया, सेल एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे किया। तो आपको कॉन्सेप्चुअली आई होप पता हो कि एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का आपको क्या करके चलना होता है। नीचे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स इज रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। तो चलो ये तो बात आप ऑलरेडी बता ही चुके थे पहले, तो मतलब ठीक है, वो फिर से रिपीट कर रहा है कि 30 सितंबर और 31 मार्च हमारी इंटरेस्ट की डेट है। तो ये कहानी है हमारी इन्वेस्टमेंट नंबर 1 की, जो कि इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। इसी प्रकार से अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट है हमारी, जो है इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है, ₹10। ठीक है, तो कहता है 1 अप्रैल 2020 यानी पहली डेट पे, साल की फर्स्ट डेट, ओपनिंग बैलेंस 8,000 इक्विटी शेयर्स हैं, जिसकी बुक वैल्यू 190 रुपीज पर शेयर है। तो इस इन्वेस्टमेंट के केस में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ऊपर जो बॉन्ड्स था इसका कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं था, ये तो हमने परचेज किया था सीधा, लेकिन इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स है बच्चों, तो मतलब अभी शेयर्स के इन्वेस्टमेंट की कहानी। फिर कहता है 1 मई 2020 को परचेज 7,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 230 एट कम राइट बेसिस या ऑन कम राइट बेसिस। ये हमने कम राइट बेसिस पे खरीदा, मतलब कि जिस दाम पे खरीदा उसमें राइट जो कंपनी ने अनाउंस किया। सर राइट का अनाउंस किया, आगे बताएगा भाई, अब वो थोड़ी ऊपर नीचे कहानी है। आगे उसने 1 अगस्त में देखो राइट की बात करी हुई है यहाँ पे, तो वो अभी बाद में पढ़ूंगा। लेकिन सिंपल बात है कि 1 मई को जो हमने 7,000 इक्विटी शेयर्स और खरीदे 230 रुपए पे, ये कम राइट प्राइस पे खरीदे, जिसमें राइट का जो इफेक्ट है प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। ब्रोकरेज ऑफ 1% वॉज पेड इन एडिशन। तो इसके अलावा 1% का ब्रोकरेज भी पे करना है। तो ये बेसिकली क्या होता है, ये भी आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है। फिर 15 जून 2020 को कहता है द कंपनी अनाउंस्ड बोनस इशू ऑफ 2 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड। तो ये बोनस इशू की कहानी होगी, 2 शेयर्स हर 5 शेयर्स के बदले कंपनी ने बोनस इशू कर दिया। फिर 1 अगस्त को बोला कंपनी मेड अ राइट इशू ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 7 शेयर्स हेल्ड एट ₹230 पर शेयर। राइट, तो एक शेयर हर 7 शेयर के बदले कंपनी ने राइट ऑफर किया। इंटायर मनी वॉज पेबल बाय 31 अगस्त। तो राइट है 1 अगस्त का, लेकिन इसमें 31 अगस्त की लास्ट डेट दी गई है पेमेंट करने की। भाई अगर आप राइट शेयर्स खरीदना चाहते हो, सब्सक्राइब करना चाहते हो, तो मैक्सिमम आपके पास 31 अगस्त तक टाइम है। ठीक है भाई, इसके बाद 25 अगस्त को कहता है राइट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 30% ऑफ इस एंटाइटलमेंट वॉज सोल्ड एट ₹75 पर शेयर। तो आपको पता है भाई राइट्स
जब हमें मिलते हैं, हमें राइट ऑफर किया जाता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम राइट शेयर्स को सब्सक्राइब कर लें, मतलब शेयर्स खरीद लें, या फिर हम चाहें तो हम उस राइट को आगे बेच सकते हैं, जिसको रिनाउंसिएशन ऑफ राइट भी बोला जाता है। तो बोल रहा है कि जितनी राइट हमको मिली उसका 30% हमने मार्केट में रिनाउंस कर दिया, मतलब बेच दिया 75 रुपीज पर शेयर में। अब इसकी ट्रीटमेंट वैसे क्या होती है बच्चों, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो सेल ऑफ राइट की होती है वो होती है, उसको हम इनकम की तरह ट्रीट करते हैं और पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस होता है, एक स्पेशल सिचुएशन होता है, जिसमें हम लोग उस केस में जो राइट का शेयर का जो सेल प्राइस होता है या सेल प्रोसीड्स होता है, उसको हम कुछ हद तक अपनी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करते हैं। अब इस पॉइंट को लेके बच्चों आईसीआई ने ऑल्टरनेट अप्रोच दिया है, मैं आपको सोल्यूशन में डिस्कस करूंगा आईसीआई ने क्या बोला है, आईसीआई का पॉइंट सही है कॉन्सेप्चुअली कि नहीं। आईसीआई ने मेन सोल्यूशन में तो इसको क्रेडिट कर रखा है पीएनएल में, मतलब उन्होंने बोला पीएनएल में क्रेडिट होगा। अब अगर आपको याद होगा बच्चों, सेल ऑफ राइट का जो स्पेशल केस होता था वो बोलता क्या था, वो बोलता था कि अगर आपने कोई शेयर्स खरीदे कम राइट बेसिस पे, तो अगर आप फर्स्ट में की कहानी देखोगे तो उसने बोला था 7,000 शेयर्स हमने कम राइट बेसिस पे खरीदे, और एक्स राइट होने के बाद, इमीडिएटली होने के बाद प्राइस, आपकी जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है अगर वो कॉस्ट से कम हो जाती है, तो जितनी गिरावट होती है कॉस्ट से, उतनी गिरावट आप जो है उतनी गिरावट तक आप सेल ऑफ राइट को अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से एडजस्ट कर सकते हो। ये एक स्पेशल केस होता था। अब यहां पे जो स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है उस इस केस में लगता है जब दो कंडीशन हो। पहली, जब हम लोग शेयर्स खरीद रहे हैं कम राइट बेसिस पे, जो कि इस केस में हम कर रहे हैं, और दूसरा सिचुएशन ये होता है, दूसरा आपकी कंडीशन ये होती है कि प्राइस एक्स राइट होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कॉस्ट से भी ज्यादा गिरावट हो रही है, मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट से भी कम हो रही है। जब ये दोनों भी सिचुएशन होती है तब आपका स्पेशल ट्रीटमेंट लगता है। ठीक है, तो ये मैं बस आपको रिकॉल करा रहा था, बाकी अब इस क्वेश्चन में मैं आपको दिखाऊंगा बाद में कि क्या स्पेशल सिचुएशन यहां लगता है कि नहीं लगता, और आईसीआई अपना क्या विचार दे रहा है इसमें। ठीक है, एनीवे आगे बढ़ते हैं। 16 सितंबर को कहता है डिविडेंड एट ₹6 पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर 2020, नो डिविडेंड पेबल ऑन राइट इशू एंड बोनस इशू। तो ये बेसिकली फाइनल डिविडेंड की बात कर रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर की 2019-20 की। तो 6 पर शेयर का फाइनल डिविडेंड मिला। अब इसमें आपको वही दिमाग लगाना है, कुछ शेयर हमारे पास ओपनिंग डेट पे थे, उस पे जो फाइनल डिविडेंड मिलेगा वो क्या होगा, दैट विल बी अ प्री एक्विजिशन, सॉरी दैट विल बी अ पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, जो हम नॉर्मल डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और जो शेयर्स हमने बाद में खरीदे, जो 7,000 शेयर हमने 1 मई को खरीदे, उस पे जो डिविडेंड मिलेगा फाइनल, वो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा, क्योंकि पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड है, जिस फाइनेंशियल ईयर में इन 7,000 शेयर्स के हम मालिक थे ही नहीं। और बाकी बोनस और राइट का जो मिला शेयर, उस पे तो कोई फाइनल डिविडेंड है नहीं। क्वेश्चन एक क्लैरिफाई कर रखा है, नहीं भी करता तो भी हम लोग फाइनल डिविडेंड के केस में बोनस और राइट इशू जो करंट ईयर में हो रहा है उस पे कोई भी फाइनल डिविडेंड नहीं लेते। ठीक है, अच्छा 1 दिसंबर को कहता है सोल्ड 7,000 शेयर एट 260 पर शेयर, ब्रोकरेज 1% वाज इनकर्ड एक्स्ट्रा। तो ये सेल की कहानी हो गई। 25 जनवरी को कहता है रिसीव्ड इंटरिम डिविडेंड एट 3 पर शेयर फॉर द ईयर 2021। तो इसके अलावा इंटरिम डिविडेंड भी मिल रहा है, तो इसमें हमें इंटरिम डिविडेंड सारे शेयर्स में मिलेगा, क्योंकि एक करंट ईयर का डिविडेंड है, ये करंट ईयर का डिविडेंड है, तो इसमें सारे शेयर्स पे हमें इंटरिम डिविडेंड मिलेगा, और सारा का सारा हमारा पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा। इसमें कोई प्री एक्विजिशन का चक्कर नहीं है, क्योंकि सारा जो डिविडेंड है वो करंट ईयर का है, और करंट ईयर में हम सारे शेयर्स के मालिक हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे शेयर्स पे जो सारा इंटरिम डिविडेंड मिलेगा सबका सब नॉर्मल डिविडेंड इनकम होगा, क्योंकि वो पोस्ट एक्विजिशन है। 31 मार्च को कहता है शेयर्स वर कोटेड एट स्टॉक एक्सचेंज एट 260 रुपीज पर शेयर। 31 मार्च मतलब क्लोजिंग डेट पे वो आपको मार्केट प्राइस बता रहा है शेयर्स की। ठीक है, बोथ इन्वेस्टमेंट्स हैज बीन क्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड ऑन 15 में। अच्छा आगे कहानी है, तो कह रहा है कि दोनों भी बॉन्ड्स की जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, दोनों भी इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट है, और करेंट इन्वेस्टमेंट के केस में वैल्यूएशन कैसे होती है, कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। ठीक है, अब मजे की बात है बॉन्ड्स के केस में तो देखो हमारे पास कोई मार्केट वैल्यू है नहीं। अगर बॉन्ड्स में देखोगे क्वेश्चन ने कहीं पे भी बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू दी नहीं, तो इवन दो बॉन्ड्स जो मेरे करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो आइडियली मुझे क्लोजिंग डेट पे उन्हें कॉस्ट या मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर पे वैल्यू करना चाहिए, बट क्योंकि हमें मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, तो इसको तो मैं भाई अब कॉस्ट पे ही वैल्यू कर सकता हूं, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो शेयर्स हैं इसकी मार्केट वैल्यू क्लोजिंग डेट की आपको दे रखी है, तो इसके केस में हमको देखना पड़ेगा कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर का फंडा लगाना पड़ेगा।
अब आगे कहता है ऑन 15 मई 2021 मिस्टर जेड डिसाइडेड टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। तो ये एक बच्चों गलती वाला पॉइंट था जहां आईसीआई ने मिस्टेक करी थी। तो अपने सजेस्टेड आंसर में उन्होंने क्लियरिफाई कर दिया कि उन्होंने जेड लिमिटेड लिख दिया। अब ये जेड लिमिटेड क्या चक्कर है, हम हैं जेड और जो हमने शेयर्स लिए थे वो जी लिमिटेड के लिए थे। अब ये टाइपिंग करने वालों ने नशे में टाइप करा है, जो भी करा उन्होंने यहाँ पे जेड लिमिटेड लिख दिया, ठीक है, जबकि यहाँ उनको लिखना चाहिए था जी लिमिटेड, क्योंकि शेयर्स तो हमारे जी लिमिटेड के चल रहे हैं ना, राइट। तो सजेस्टेड आंसर में आईसीआई ने ये क्लैरिफाई कर दिया कि भाई इसको जी लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उन्होंने जो सजेस्टेड आंसर दिया है उसमें जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने जी लिमिटेड ना पढ़ के इसको जेड लिमिटेड ही पढ़ा, उनके लिए भी उन्होंने एक उपाय दे दिया था कि उनके केस में क्या होगा। बट हम जो सॉल्व करेंगे वो जी लिमिटेड लेके ही करेंगे, बिकॉज ओरिजिनल इंटेंशन जो क्वेश्चन का था वो जी लिमिटेड का ही था। जेड लिमिटेड तो यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, ठीक है। अच्छा, तो एनीवे फिर से रीड करता हूं। ऑन 15 में मिस्टर जेड डिसाइडेड टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो कहा 15 मई 2021 को कंपनी ने डिसाइड करा कि जो हमारी करेंट इन्वेस्टमेंट है शेयर्स की, इसको हम रिक्लासिफाई कर देंगे एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये रिक्लासिफिकेशन वाला पॉइंट है जो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का बताया गया है, राइट। ऑन 15 मई 2021 मतलब रिक्लासिफिकेशन की डेट पर द शेयर्स वर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एट ₹180। तो आपको इस दिन की मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, तो कंफ्यूज मत होना। एक उसने 31 मार्च की मार्केट वैल्यू दे रखी है, यानी क्लोजिंग डेट की, ताकि आप क्लोजिंग बैलेंस निकाल पाओ, और फिर उसने 15 मई की मार्केट वैल्यू दे रखी है ताकि आप रिक्लासिफिकेशन वाला पॉइंट लगा पाओ, ठीक है। अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर करो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ मिस्टर जेड फॉर द ईयर 2021 अज्यूमिंग दैट एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड, ठीक है। तो कह रहा है एवरेज कॉस्ट मेथड हम लगाएंगे, और वही लगाता है तो क्वेश्चन साइलेंट हो, उसको फॉलो करते हुए आपको सारे इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनाने। तो इसमें आपके 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स बनेंगे, एक बॉन्ड का, एक आपके शेयर्स का, ठीक है। सेकंड रिक्वायरमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाओ फॉर द ईयर 2021 बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। मतलब वही एक्सट्रैक्ट बनाना, पूरा नहीं बना सकते, हमें थोड़ी पता सेल खर्चे क्या है, हमें जो भी रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट है वो पीएनएल अकाउंट का बना के दिखाना है। और थर्ड कहता है सजेस्ट वैल्यूज एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स शुड बी रिक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद AS 13। तो जो उसने 15 मई का रिक्लासिफिकेशन का पॉइंट बोला, उसके बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूछ रहा है, बताओ किस वैल्यू पे वो रिक्लासिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट अपना अलग है, रिक्लासिफिकेशन बच्चों अलग है, वो सिर्फ थर्ड पॉइंट के लिए, उसमें आपको कुछ नहीं करना। आप जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहे हो तो आपको नॉर्मली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है, उस टाइम रिक्लासिफिकेशन की नहीं सोचनी, बिकॉज आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट 31 मार्च 2021 तक का बना रहे हो, जबकि रिक्लासिफिकेशन अगले साल हो रही है, इसके बाद हो रही है 15 मई 2021 को, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हो रही है। इस साल का तो आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना ही नहीं रहे हो, आप तो बस यहां तक का बना रहे हो। तो यहां तक आप पहले नॉर्मली इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेना, फिर सेकंड पार्ट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेना, फिर थर्ड पार्ट जो है आपका रिक्लासिफिकेशन का है उसको अलग से डील कर देना, ठीक है। तो मैंने एक ऐसी रफ सा फॉर्मेट रेडी कर रखा है बच्चों इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का, दोनों भी, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स। तो फॉर्मेट आपको आता है, मैं मान के चल रहा हूं, देखो फॉर्मेट में कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मेट आपका नॉर्मल वैसे ही बना रखा है। बाकी जो मैं अपनी क्लास में भी क्लैरिफाई करता हूं, आप यहाँ पे नंबर भी ले सकते हो, नॉमिनल वैल्यू भी ले सकते हो। सजेस्टेड आंसर में नंबर ले रखा है, आप नॉमिनल वैल्यू भी ले सकते हो। शेयर्स के केस में अगेन नंबर भी ले सकते हो, नॉमिनल वैल्यू भी ले सकते हो, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि नंबर लो, क्योंकि शेयर्स के केस में हमें बहुत सारी डिविडेंड वगैरह की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। बाकी कुछ भी ले सकते हो भाई, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, राइट। चलो तो पहले बॉन्ड्स बनाते हैं बच्चों, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट बॉन्ड, इसका अकाउंट बनाते हैं। तो एक एक करके ट्रांजेक्शन पढ़ेंगे और काम करते चलेंगे। तो पहले 1 जून को हमने खरीदा बॉन्ड, ठीक है, कम इंटरेस्ट प्राइस पे खरीदा, तो पहले यहां एंट्री डाल देते हैं, 1 जून 2021 को हमने खरीदा बॉन्ड। कितने नॉमिनल वैल्यू का खरीदा, तो देखो 36,000 बॉन्ड्स खरीदे हमने, 36,000, और फेस वैल्यू 100 रुपए है, तो 36,000 इंटू 100, 36 लाख। अगर आप नंबर लेते तो सिर्फ 36,000 लिखते, अगर आप नॉमिनल वैल्यू ले रहे हो तो पूरा 36 लाख ले लोगे। अच्छा, अब इंटरेस्ट में आपको प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए आपको बस क्या सोचना है भाई, परचेज की डेट पे, जो मतलब परचेज की डेट से लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा। इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर एंड 31 मार्च एवरी ईयर। तो 1 जून 2021 से जस्ट पहले कौन सी डेट को इंटरेस्ट मिला होगा सर, 31 मार्च 2021 को मिला होगा। तो अप्रैल में 2 महीने बीत गए, 2 महीने बाद खरीदा, तो 2 महीने का इंटरेस्ट बेसिकली एक प्रकार से कह सकते हो प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट है,
जो कि एक्रूड इंटरेस्ट जिसको आप बोल सकते हो, वो आपको निकालना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट्स हम यहां पे करते हुए चलेंगे। तो परचेज ऑफ बॉन्ड्स ऑन 1 जून 2021। बच्चों आपको एग्जाम में साफ साफ वर्किंग भी करके दिखानी है, उसके भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। और प्राइस आपका एक्स इंटरेस्ट है, तो सबसे पहले परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, सॉरी एक्स इंटरेस्ट थोड़ी, यहां तो प्राइस कम इंटरेस्ट है। चलिए, तो 36,000 बॉन्ड्स खरीदे हैं और पर बॉन्ड कितना परचेज प्राइस है। अब यहां परचेज प्राइस लेना है हमें, नॉमिनल वैल्यू नहीं, 86, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 36,086। तो ये आ रहा है 30,96,000। अब क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है बच्चों, इसलिए हमें इसमें से प्री एक्विजिशन इंटरेस्ट माइनस करना, ठीक है। और वो कितने महीने का आएगा, वो आएगा 2 महीने का, अप्रैल में, क्योंकि 31 मार्च तक इंटरेस्ट मिल गया होगा, फिर अप्रैल में सिर्फ 2 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हुआ होगा। तो ये कैसे निकलेगा, 36,000 बॉन्ड है, हर बॉन्ड की 100 रुपए की फेस वैल्यू है, इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, 8% का रेट है, और 2 महीने का इंटरेस्ट निकालना है, अप्रैल एंड मई 2 महीने। तो ये आ रहा है 48,000, 48,000, ठीक है। इसमें अब 30,96,000 में से 48,000 माइनस किया तो ये बच गया 30,48,000। तो दिस विल बी माई फाइनल कॉस्ट। अगर कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ और खर्चे होते तो वो इसमें और फर्दर ऐड करते, इसमें तो है नहीं, तो यही मेरी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। क्लियर हो गया, यस। चलो, इसलिए हम अपनी रेगुलर डिटेल क्लास में एक एक कॉन्सेप्ट अलग से सीखते हैं कि भाई कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, ताकि इन बड़े क्वेश्चंस में कोई परेशानी ना हो। तो 30,48,000 ये आपका कॉस्ट हो गया, और 48,000 का इंटरेस्ट हो गया, सिंपल, राइट। इसके बाद अगली ट्रांजैक्शन सीधा हो रही है कब, ये हो रही है 15 फरवरी 2021 को। उससे पहले हमारी एक इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी 30 सितंबर की। तो 30 सितंबर 2021 को इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी बाय बैंक। तो एक काम करते हैं, साफ साफ लगे, ताकि मैं इसको वर्किंग नोट में निकाल लेता हूं, सेकेंड वर्किंग नोट में यहां पे निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट मेरा 30 सितंबर 2021 को कितना होगा। अब मेरे पास कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, मेरे पास 36,000 बॉन्ड्स हैं इस डेट पे, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, 8% का एनुअल रेट है, लेकिन 6 महीने के अंतराल में मिल रहा है, तो 6 मंथ्स का ये इंटरेस्ट निकल जाएगा, सिंपल। तो ये आ रहा है 1,44,000, ठीक है। इसको ऊपर इंटरेस्ट के कॉलम में डाल देंगे, तो ये सिर्फ इंटरेस्ट के कॉलम में आएगा 1,44,000, 30 सितंबर, ठीक है। उसके बाद अब 15 फरवरी को क्या हुआ, हमने 24,000 बॉन्ड्स बेचे 92 रुपीज में, एक्स इंटरेस्ट प्राइस। तो इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा यहां लिख देंगे 15 फरवरी 2021 को, 2022 है, अब ये 2022 हो जाएगी, है ना। 15 फरवरी 2022, यहां क्या लिखा है, अच्छा एक एक साल में ज्यादा लिख रहा था, एक मिनट मैं थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं। 21-22 चल रहा था मेरे दिमाग में, 20-21 चल रहा है आपकी, है ना। तो 1 जून 2020 शुरुआत है, ये भी 1 जून 30 सितंबर 2020 है, और 15 फरवरी 2021 है। अब ठीक हो गया। बाय बैंक, ये सेल है। तो इसमें हमने कितने बॉन्ड्स बेचे, हमने 24,000 बॉन्ड्स बेचे, तो इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई 24 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट अभी निकाल लेंगे, इंटरेस्ट नीचे निकाल लेंगे, पहले सेल वैल्यू देख लेते। 24,000 बॉन्ड्स हमने बेचे, कितनी वैल्यू पे बेचे हमने, ये हमने बेचे 92 पे, तो इंटू 92, तो ये आ रहा है 22,08,000। तो सेल के टाइम तो हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। 22,08,000, इसमें कोई जो प्राइस दे रखी थी वो एक्स इंटरेस्ट की थी, तो इसमें बाकी कोई चक्कर नहीं था, कोई ब्रोकरेज वगैरह कुछ नहीं था, तो ये एज इट इज आ गया। अब इंटरेस्ट में कितना डालेंगे, आ जाओ, इंटरेस्ट एक्रूड ऑन सेल ऑन 15 फरवरी 2021,
तो हमने टोटल 24,000 बॉन्ड्स बेचे, 100 रुपए की फेस वैल्यू है, मतलब सीधा 24 लाख भी लिख सकता था। 8%, 8% का कूपन रेट है, इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, अब कितने महीने का इंटरेस्ट आएगा भाई, आपको देखना है लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया हमने, या लास्ट इंटरेस्ट कब रिसीव हुआ, 30 सितंबर को। ठीक है, तो 30 सितंबर से 15 फरवरी आपको देखने कितने महीने हो गए, कितने महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दो अप्रोच है भाई, 15 फरवरी है तो आप यहाँ, आपको हो सकता है आपको यहाँ डेज में लेना पड़े, आप चाहो तो यहाँ डेज पे ले लो, बट बेटर क्या है कि जब भी 15 तारीख है, चाहे किसी भी महीने की, मुझे मालूम है फरवरी में वैसे तो 28 दिन होते हैं, तो 15 तारीख आधा नहीं हुआ, लेकिन बेटर होता है कि जब भी मंथ का 15 दे रखा है तो आप उसको वहां पे रफली हाफ मंथ भी मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने हाफ मंथ ही मांगा है कि उन्होंने बोला कंसिस्टेंसी रखो भाई, बाकी जगह महीने में कैलकुलेशन कर रहे हो, यहाँ पे 15 फरवरी की वजह से डेज में क्यों करो, मतलब एक कंसिस्टेंसी बिगड़ जाएगी। तो आप भी कर सकते हो, हालांकि मुझे नहीं लगता मतलब डेज में कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम होगा, बट देखो इंस्टीट्यूट का ज्यादा हम भरोसा कर नहीं सकते कि कौन कितना आंख बंद करके आपका पेपर चेक कर रहा है। सजेस्टेड आंसर में आधा महीना लिया है, अगर एग्जामिनर आंख बंद करके चेक करेगा तो काटा लगा सकता है। तो आई वुड सजेस्ट ऐसे केस में, आप इस तरह के केस में आप 0.5 भी मान के आधा महीना मान लेना। ठीक है, तो अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी आधा, तो कितने महीने हो गए, 4.5 मंथ्स। तो 4.5 अपॉन 12। चलो, तो ये आ रहा है 72,000, 72,000। ठीक है, चलो अभी काम खत्म नहीं हुआ है, पहले एक एक करके कर रहे हैं। 72,000 यहां पे लिख देते हैं। अच्छा, अब सेल हुई है तो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए नेक्स्ट वर्किंग नोट पे आ जाओ, वर्किंग नोट नंबर 4। तो हम यहां निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ बॉन्ड ऑन 15 फरवरी 2021। चलो, एवरेज कॉस्ट मेथड यूज कर रहे, याद रखना। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड बहुत ही सिंपल है बच्चों, वेरी वेरी इजी। 30,48,000 की कॉस्ट, आप ऐसे मान लो 36 लाख के नॉमिनल वैल्यू पे थी, हमने 24 लाख के नॉमिनल वैल्यू के बॉन्ड बेचे। नॉमिनल वैल्यू ना लेना चाहो तो नंबर लेके कर लो। 30,48,000 बॉन्ड्स, 36,000 बॉन्ड की थी, तो प्रोपोर्शनेटली 24,000 बॉन्ड्स की कितनी हो गई। चलो आओ, तो 30,48,000 ये थी 36,000 बॉन्ड्स की कॉस्ट, तो प्रोपोर्शनेटली 24,000 बॉन्ड्स की कॉस्ट कितनी। तो ये आ रही है 20,32,000, जबकि मेरी सेल वैल्यू कितनी है 22,08,000। तो 20,32,000 के बॉन्ड्स मैंने 22,08,000 में बेचे, तो यहां पे मुझको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया सर, बिल्कुल। तो 22,08,000 माइनस 20,32,000, तो यहां 1,76,000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, चलो यहां लिख देते हैं फटाफट से। तो 15 फरवरी 2021 को प्रॉफिट है, इसलिए यहां पे डालेंगे टू P&L, लिख दो प्रॉफिट ऑन सेल। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, सीधा सीधा यहां 1,76,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर हो गया, यस। इसके बाद तो एज सच कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, इसके बाद सीधा 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट की डेट आ जाएगी, तो बाय बैंक ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी इंटरेस्ट था, ये भी इंटरेस्ट की डेट आ गई, ये भी नीचे निकाल लेते हैं अगले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 5। तो इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो भाई, ओरिजिनली 36,000 बॉन्ड्स थे, उसमें से 24,000 बॉन्ड्स बिक गए, तो बचे कितने मेरे पास, 12,000 बॉन्ड्स, 100 रुपए के, 8% का रेट है, और 6 महीने का इंटरेस्ट है, क्योंकि ये तो आधा महीने का मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट मिल रहा है हमको। तो 12,000 बॉन्ड है, 100 रुपए के, 8% डिवाइड बाय 2, तो ये आ रहा है 48,000। तो 48,000 का इंटरेस्ट मेरे को मिलेगा 31 मार्च को।
चलो तो इसको इंटरेस्ट के कॉलम में डाल देते हैं, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां कुछ नहीं आएगा, यहां आ जाएगा 48,000। सो सिंपल, राइट? यस। उसके बाद 31 मार्च 2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो देखो नॉमिनल वैल्यू कितनी बच गई? 12,000 शेयर ही हैं, सॉरी 12,000 बॉन्ड्स हैं, तो 12,000 की नॉमिनल वैल्यू कितनी होगी? 12 लाख। ठीक है। अच्छा 31 मार्च को कोई एक्रूड इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि 31 मार्च को मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट मिल चुका, तो अब तो कोई एक्रूड इंटरेस्ट है नहीं, तो वहां पे कुछ नहीं आएगा। वैल्यू हम निकाल लेते हैं अगले वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट नंबर 6, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 8% बॉन्ड्स, या सीधा सीधा ऑन 31 मार्च 2021 भी लिख सकते हो। तो उसके लिए आपकी कैलकुलेशन आपने देखो ऊपर कर रखी है, यही वाली फिगर वापस है, मतलब यही वाली कैलकुलेशन वापस से रेफर कर लो। तो 30,48,000 की कॉस्ट थी 36,000 बॉन्ड्स पे। क्लोजिंग डेट पे हमारे पास 12,000 बॉन्ड्स हैं, तो सीधा सीधा कुछ मत करो बच्चों, 12×3 = 36 होता है, तो 30,48,000 को 3 से डिवाइड कर दो, दैट्स इट। तो ये आ रहा है 10,16,000, 10,16,000। चलिए तो इसको यहां पे पुट कर देते हैं, 10,16,000। खत्म, खत्म, बस। तो बॉन्ड का काम तो इतना ही है आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन वाला सोच समझ के क्वेश्चन बनाता है, उनको पता है कि आपको यहाँ पे अपने आप 2 बार इंटरेस्ट की एंट्रीज भी डालनी पड़ती है, तो उन्होंने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम दे रखे हैं, ठीक है। तो नॉमिनल वैल्यू का टोटल टैली हो गया 36 लाख। जो कॉस्ट कॉलम है उसका टोटल भी टैली होना चाहिए, चेक कर लेते हैं। अगर हमने सब कुछ सही किया तो बिल्कुल ये टैली होना चाहिए। मैं लिख रहा हूं टोटल आ रहा है 32,24,000, बिल्कुल टैली हो रहा है 32,24,000, ठीक है, क्योंकि सारी वैल्यूएशन हमने कॉस्ट पे करी है, सारी वैल्यूज हमने कॉस्ट पे निकाली है। तो यार लिख देना ये 32,24,000 हो गया, ठीक है। और बच गया आपका इंटरेस्ट का कॉलम, तो इसका बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड ही बचेगा हमेशा। तो टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड पे 2,64,2,64। इसमें से 48,000 चले गए, तो बच गए 2,16,000 इंटरेस्ट कॉलम में। इसको लिख देंगे 2 P&L। कौन सी डेट को लिखेंगे? 31 मार्च। खत्म। तो बॉन्ड्स तो खत्म हो गया आपका, है ना। इसी प्रकार से अगला है आपका इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड। बहुत सिंपल है, ये भी फटाफट करेंगे बच्चों, फास्ट करेंगे। तो इसमें आपको 1 अप्रैल 2020 का ओपनिंग बैलेंस दे रखा था, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब हम यहां नंबर लेके चल रहे हैं, तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स थे हमारे पास? 8,000 शेयर्स थे 190 रुपीज के, तो 8,000 शेयर्स थे। डिविडेंड में ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस में कभी कुछ आता नहीं, और कितनी थी वैल्यू? 190 इंटू 190, तो ये हो गया 15,20,000 ओपनिंग बैलेंस। चलिए एक एक करके करेंगे बच्चों। पे कह रहा है 1 मई को हमने 7,000 शेयर्स खरीदे 230 रुपए पे, 1% का ब्रोकरेज पे किया। कम राइट वाला पॉइंट अभी इग्नोर कर दो, ये जो लिखा है इस पे मैं आपके साथ आगे चर्चा करूंगा, जब सेल ऑफ राइट की चर्चा करूंगा मैं वहां पे आपके साथ चर्चा करूंगा। तो अभी इसको फिलहाल इस लाइन की रेलिवेंस ऐसा नहीं है, नॉर्मल आप मान लो कि 230 रुपए पे 7,000 शेयर हमने खरीदे 230 रुपए के भाव पे, प्लस 1% का ब्रोकरेज भी पे करा, ठीक है जी। तो आ जाओ 1 मई 2020 को टू बैंक ये परचेज हो गया, मैं ऐसे लिख देता हूं पी। तो यहां हमने 7,000 शेयर्स खरीदे, डिविडेंड में कुछ आएगा नहीं, कॉस्ट नीचे निकाल लेते हैं अगले वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट नंबर 7। तो परचेज ऑफ शेयर्स ऑन 1 मई 2021, परचेज ऑफ शेयर्स ऑन 1 मई 2021 2020 सॉरी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 2021 चलने की जगह 21-22 चल रहा है, बार बार 2020 को 21 लिख रहा हूं, आई डोंट नो क्या हो रहा है। एनीवे तो परचेज प्राइस कितनी है हमारी? परचेज प्राइस तो बहुत सिंपल है, हमने खरीदे 7,000 शेयर्स,
कितने भाव पे खरीदे हमने? ये खरीदे हमने 230 रुपीज पे। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 16,10,000 प्लस इसमें हमने ब्रोकरेज पे करा। तो आपको अच्छे से पता है ब्रोकरेज भी हमारी कॉस्ट में ऐड होता है, तो 1% इसका निकाल लो। तो ये आ रहा है 16,100। तो फाइनली मेरी कॉस्ट कितनी बन गई? 16,26,100। So this is my cost. This becomes my cost. ठीक है, डाल देते हैं इसको। 16,26,100 ये मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है जी। उसके बाद फिर कह रहा है 15 जून को बोनस मिला 2 for 5 हेल्ड, 2 for every 5 शेयर्स हेल्ड। तो 15 जून को बोनस मिला, इसको लिखते हैं 2 बोनस इशू। ठीक है, डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा। और इसकी मजेदार बात क्या होती है कि कॉस्ट भी जीरो लेते हैं ना, इस कॉस्ट भी जीरो लेते हैं, सिर्फ नंबर में डालेंगे। तो क्या बोला था, रेशियो कितनी थी मेरी? रेशियो थी 2 for every 5 हेल्ड। तो नीचे दिखा देते कैलकुलेशन। तो बोनस शेयर्स कितने हो जाएंगे? तो बोनस की डेट पे अब मेरे पास 8,000 ओपनिंग बैलेंस के शेयर से 7,000 और खरीदे, तो 15,000 शेयर हैं और हर 5 के बदले 2 मिल रहा है, तो 2/5। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 6,000। तो कितने शेयर्स हो गए? 6,000 शेयर्स हो गए बोनस के। तो बस नंबर ऑफ शेयर्स के नीचे हम 6,000 लिख देंगे, बाकी सब 0 कॉस्ट इसकी 0 लेनी होती है। ठीक है, ये भी डन हो गया। उसके बाद अब राइट शेयर्स की कहानी है, इस पर थोड़ी चर्चा करनी है मुझे आपके साथ। आओ। अच्छा, राइट शेयर्स की कहानी आई और उसी की कंटिन्यूएशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट साथ में डील करेंगे। ये पॉइंट हम साथ में डील करेंगे। तो एक काम करते हैं, आ जाओ नीचे आ जाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 9। ठीक है, ये राइट इशू, इसी के ऊपर थोड़ी मुझे आपके साथ चर्चा करनी है। ठीक है, चलो पहले नंबर ऑफ राइट शेयर्स होंगे कितने? नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ठीक है, मैं नंबर ऑफ राइट्स लिख देता हूं, 1 for every 7 हेल्ड। तो अब हमारे पास कितने टोटल शेयर्स हैं? पहले 15,000 थे, 6,000 का बोनस और आ गया। 15,000 शेयर्स चल रहे थे, 8,000 ओपनिंग था, 7,000 खरीदा था। 15,000 थे, फिर हमें बोनस मिल गया 6,000 शेयर्स का। तो अब मेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 21,000 शेयर्स हो गए। ठीक है, और राइट का रेशियो कितना है? किस रेशियो में मिल रहा है? 1 शेयर फॉर एवरी 7, तो इंटू 1/7। ठीक है, ये आ गया 3,000। तो ये 3,000 शेयर्स मेरे इंटाइटलमेंट्स है, ये मेरी टोटल राइट्स हैं। अब इसमें से मैंने कितना लिया, कितना रिनाउंस कर दिया? तो क्वेश्चन ने बोला 30% तो हमने रिनाउंस कर दिया। तो 30% बोले तो कितना हो गया? 900। तो 900 शेयर्स को तो मैंने रिनाउंस कर दिया। कितने रुपए पे रिनाउंस किया? ये मैंने 75 रुपीज पे। तो कितना आ गया? ये आ गया 67,500। अब बैलेंस कह रहा है 70% हमने खरीद लिए, तो बैलेंस बचे कितने? 2,100। ये हमने खरीद लिया। कितने रुपए पे खरीदे? जितने भी रुपए पे राइट्स थे, ऑफर हुए थे, कितने रुपीस पे हुए थे? ये होते 230 रुपए पे। तो मतलब 230 रुपए पे ये मैंने खरीद लिए। ठीक है, राइट्स डायरेक्टली कंपनी से खरीदते तो इसमें ब्रोकरेज का कोई चक्कर नहीं होता। ये हो गया 4,83,000। 4,83,000। अच्छा, कौन सी डेट को परचेज करे? डेट नहीं बताई उसने। बोला राइट 30% का हमने बेच दिया, रिमेनिंग सब्सक्राइब करे। कौन सी डेट को करे ये नहीं बताया। तो आई अज्यूम कि मैं 31 अगस्त को कर रहा हूं। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं 31 अगस्त को खरीद रहा हूं। ठीक है, तो 31 अगस्त को इसको खरीदने की एंट्री कर देते हैं, पहले यहां पे डाल देते हैं। तो अज्यूमिंग कि मैंने लास्ट डेट पे, मैं बिल्कुल नालायक हूं, मैं लास्ट डेट तक इंतजार करता हूं। तो मैंने लास्ट डेट को खरीद लिए राइट्स। ठीक है, तो हमने खरीदे कितने? 2,100 शेयर्स। डिविडेंड में कुछ नहीं आएगा, 4,83,000 रुपीज में। तो ये तो हो गई खरीदने वाली एंट्री, जो राइट शेयर्स हमने खरीदे। ठीक है, नॉर्मल मतलब परचेज की तरह ही लेना होता है इसको। अब सवाल उठा सेल ऑफ राइट का। सेल ऑफ राइट का
सेल ऑफ राइट में आप बस क्वेश्चन को चेक कर लो, क्वेश्चन की जानकारी के हिसाब से क्या स्पेशल केस एप्लीकेबल है कि नहीं है। स्पेशल केस होने के लिए दो कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली कंडीशन यह है कि आपने जो शेयर्स परचेज करे थे वो कम राइट बेसिस पे करे थे। तो क्या हमने शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदे? तो अगर आपको वापस याद होगा तो क्वेश्चन ने लिखा था कि ये जो 7,000 शेयर्स हमने खरीदे थे वो कम राइट बेसिस पे खरीदे थे। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। लेकिन खाली ये कंडीशन सेटिस्फाई होने से स्पेशल केस नहीं लगता, स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लगता। आपको फिर चेक करना है क्या मेरी एक्स राइट वैल्यू जो हो गई शेयर्स की, एक्स राइट प्राइस, इसकी वजह से क्या मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से भी कम हो गई क्या? क्या मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से कम हो गई जब मेरे शेयर्स एक्स राइट हो गए? राइट का इशू खत्म होता ही मार्केट प्राइस कम हो जाती है राइट्स की, है ना, शेयर्स की। तो क्या ये एक्स राइट प्राइस बेसिकली मतलब राइट के बाद का जो मार्केट प्राइस है, क्या उसकी वजह से मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कॉस्ट से भी गिर गई, कम हो गई? चेक कर लेते हैं। अब इसके लिए देखो दो बातें बच्चों। पहली बात, इमीडिएटली एक्स राइट होने का प्राइस तो हमें दिया नहीं भाई। राइट कब खत्म हो गया? 1 अगस्त को अनाउंस हुआ था, 25 अगस्त को उसने ये डेट बताई, 31 अगस्त तक मैं मानता हूं राइट मेरा खत्म हो गया था। 31 अगस्त तक डेट थी, मतलब 1 सितंबर को मैं मान लेता हूं, 1 सितंबर को मानो अगर मेरा शेयर एक्स राइट हो गया तो 1 सितंबर की वैल्यू कितनी है, मार्केट प्राइस कितनी है? क्या क्वेश्चन में 1 सितंबर की कोई मार्केट प्राइस दे रखी है? बेसिकली एक्स राइट होते ही जो मार्केट प्राइस है क्या वो दे रखी है क्वेश्चन में? द आंसर इज नो। हमें सीधा जो नेक्स्ट मार्केट प्राइस दे रखी है क्वेश्चन में वो 31 मार्च अगले साल की लास्ट डेट की दे रखी है 260 रुपीज। तो एक बार को मैं ये मान भी लूं कि चलो यही मेरी एक्स राइट प्राइस है। अगर मैं इवन इफ आई अज्यूमिंग या टेकिंग, कुछ भी लिख दो, मैं सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूं बच्चों, ये आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं इतना ज्यादा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। अज्यूमिंग या टेकिंग 31 मार्च 2021 की मार्केट प्राइस एज एक्स राइट प्राइस, तो जरा मैं चेक करूं कि मेरी 31 मार्च के भाव पे मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। तो कितने शेयर्स की बात हो रही है यहां पे? सिर्फ वो 7,000 शेयर्स की बात होती है स्पेशल केस में जो मैंने कम राइट बेसिस पे खरीदे थे। 7,000 शेयर्स की वैल्यू कितनी है 31 मार्च की मार्केट प्राइस पे? 260 रुपए की मार्केट प्राइस है। तो जरा चेक कर लेते, ये आ रही है 7,000 इंटू 260, ये आ रही है 18,20,000। अच्छा, इसकी कॉस्ट कितनी थी? इन 7,000 शेयर्स को जो मैंने खरीदा था इसकी कॉस्ट कितनी थी? देखो ये हमने ऊपर ही निकाला था, ये रही 16,26,100, 16,26,100। तो बच्चों जरा चेक करो क्या मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है? द आंसर इज नो। मेरी क्या मेरी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो रही है? सॉरी, कॉस्ट से नहीं हो रही, तो बढ़ रही है उल्टा। तो यहां पे जो सेकंड कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई नहीं हुई, और जब ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो क्या यहां पे स्पेशल केस लगेगा? नहीं लगेगा। इसका मतलब आपको ये जो सेल ऑफ राइट है इसको क्रेडिट करना है इन पीएनएल। ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर देखो क्वेश्चन में कम राइट बेसिस वाली बात नहीं लिखी होती, जैसे सवाल में जो परचेज बोला था कम राइट बेसिस पे किया है, अगर वो नहीं होता फिर तो इतना चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई। जब कम राइट बेसिस पे खरीदा ही नहीं तो फिर कंडीशन लगेगी ही नहीं, क्योंकि यह सवाल ने बोल दिया था ऐसे कि 7,000 शेयर जो खरीदे वो कम राइट बेसिस पे खरीदे, इसलिए मुझे फिर ये वाली सारी मत्था पच्ची यहां पे करनी पड़ी। तो मैंने आपको दो बातें बोली सेकंड कंडीशन के लिए। पहली, इमीडिएटली एक्स राइट प्राइस होने पे क्या प्राइस था मार्केट पे शेयर्स का, वो तो गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो एज सच मैं सेकंड कंडीशन टेस्ट ही नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी अगर 31 मार्च 2021 की मार्केट प्राइस लेके टेस्ट भी करना चाहूं तो भी मुझे ये पता लग रहा है कि मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में गिरावट हो ही नहीं रहा। तो इन एनी केस मेरा सेकंड कंडीशन लगता ही नहीं, सेटिस्फाई नहीं होता, इसलिए स्पेशल केस लगेगा ही नहीं, स्पेशल ट्रीटमेंट लगेगा। ठीक है, तो अब इंस्टीट्यूट ने भी अपने मेन आंसर में बच्चों पीएनएल में क्रेडिट करना है लिख दिया है, लेकिन उन्होंने अब एक नोट डाल दिया। देखो मैं अब आपको एक बार जरा बस सजेस्टेड आंसर में इसको एक नोट पढ़ाऊंगा।
बाकी तो सोल्यूशन मैं पूरा आपको करके दिखा रहा हूं, वो मैं आपको कुछ नहीं दिखाऊंगा, वो मैं आपको करके बताऊंगा, आप मेरे सोल्यूशन को फॉलो कर सकते हो। देखो जरा, ये एक लास्ट में बिल्कुल आपको एक नोट दिखेगा इसके सजेस्टेड आंसर में। ये सजेस्टेड आंसर मैं आपके साथ शेयर भी कर चुका हूं। कह रहा है एंटायर अमाउंट ऑफ सेल प्रोसीड फ्रॉम राइट्स हैज बीन क्रेडिटेड टू पीएनएल इन द अबव सॉल्यूशन। वही जो हमने भी करा कि हमने सारा राइट क्या कर दिया, पीएनएल में क्रेडिट कर दिया सेल ऑफ राइट को। हाउएवर द सेल प्रोसीड्स ऑफ राइट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 7,000 शेयर्स, वो जो 15 मई को खरीदे या जो भी मई को खरीदे, 1 मई को सॉरी, है ना, लिखा है और परचेज ऑन 1 मई, ये कम राइट बेसिस पे खरीदे थे, कैन बी अप्लाइड टू रिड्यूस द कैरिंग अमाउंट ऑफ सच इन्वेस्टमेंट विदाउट क्रेडिटिंग इट टू पीएनएल अकाउंट कंसिडरिंग दैट द वैल्यू ऑफ दीज शेयर्स हैज रिड्यूस्ड आफ्टर बिकमिंग देयर एक्स राइट। तो वो ये मान रहे, अज्यूम कर रहे हैं कि भाई एक्स राइट होते ही मेरी मार्केट वैल्यू कम हो गई होगी। अरे भाई मैं अगर ये मान भी लू, मैं इस असम्पशन में ले भी लू, भाई जब तक मुझे एग्जैक्टली मार्केट वैल्यू नहीं पता तो मुझे कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट करना ये कैसे पता लगेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल ऑफ राइट लिया 67,500 का, ठीक है, उन्होंने प्रोपोर्शनेटली निकाल लिया 7,000 अपॉन 21,000। अभी 7,000 अपॉन 21,000 कैसा है, वही मतलब जो मेरे जिस नंबर ऑफ शेयर पे मैंने राइट निकाला था 1/7 क्या था 21,000, 8,000 ओपनिंग था, 7,000 खरीदा था 15 प्लस 6,000 बोनस 21,000। तो उन्होंने प्रोपोर्शनेटली 7/21 करके उन्होंने क्या बोला कि इतना पोर्शन तो हम लोग कॉस्ट से एडजस्ट कर सकते हैं और बाकी पोर्शन पीएनएल में क्रेडिट कर सकते हैं। जबकि भाई एएस ने ये बोला ही नहीं हुआ, एएस ने ऐसे प्रोपोर्शनेटली निकालने थोड़ी बोला है। एएस ने तो ये बोला है कि भाई एक्स राइट होने की वजह से जो आपकी गिरावट हो जाती है कॉस्ट से जो मार्केट वैल्यू में गिरावट हो जाती है उतनी गिरावट तक की है आप एडजस्ट कर सकते हो। उन्होंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करने बोली ही नहीं है एएस ने। आप स्टडी मटेरियल का टेक्स्ट पढ़ लेना, रॉ एएस तो भूल जाओ, स्टडी मटेरियल में देख लेना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 भी है उस पर, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को ये डिफरेंस ही नहीं पता, क्योंकि मुझे एक्स राइट प्राइस गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, तो मैं ये स्पेशल ट्रीटमेंट लगा ही नहीं सकता। अगर मैं असम्पशन भी ले लूं कि हाँ मार्केट वैल्यू में गिरावट हो गई होगी, कितनी गिरावट हो गई होगी ये तो पता ही नहीं ना, तो मैं ये प्रोविजन लगा नहीं सकता। बात समझ में आ गई। तो आई डू नॉट एग्री विद दिस, मतलब आई डू नॉट एग्री, मैं तो यही बोलूंगा भाई मैं आई से बड़ा तो हूं नहीं, तो मैं इतना ही बोल सकता हूं कि आई डू नॉट एग्री विद दिस नोट। तो अगर आप मेरी एडवाइस लोगे तो इस नोट को इग्नोर करो। एग्जाम में आप क्या करोगे, एग्जाम में फिर मैं बता देता हूं एग्जाम में क्या करोगे। एग्जाम में ये सब करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक नोट डाल देना ऐसे लिख देना, सिंस एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स is not available we are not adjusting sale of right against cost। hence entire sale proceeds of 67,500 ऑफ राइट है ना, ऑफ राइट लिख लेना, ऑफ 67,500 इज क्रेडिटेड, विल बी क्रेडिटेड टू पीएनएल। दिस इज द मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नोट जो लिखना चाहिए था। आईसीआई ने भी ये लिखना चाहिए था अगर आप मुझसे पूछेंगे। ये प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन तो बिल्कुल गलत है जो आईसीआई ने कर रखी, दैट इज टोटली रॉन्ग अगर आप मुझसे पूछेंगे, ठीक है। तो मुझे ये पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना था इसमें स्पेसिफिकली। तो अल्टीमेटली मेरा क्रक्स क्या हो गया कि सेल ऑफ राइट को पीएनएल में क्रेडिट करना है। ये जरूरी भी है इसलिए क्योंकि हमें आगे पीएनएल अकाउंट बनाना भी, तो उसमें हमें करके भी दिखाना पड़ेगा, इसलिए जरूरी है कि हम इसको डिस्कस कर लें, ठीक है। क्योंकि हम कॉस्ट से अगर एडजस्ट करेंगे तो मुझे फिर अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में उसको कॉस्ट वाले कॉलम में दिखाना पड़ेगा, जैसे प्री एक्विजिशन डिविडेंड दिखाते उसी प्रकार से दिखाना पड़ेगा अगर मैं कॉस्ट से एडजस्ट करता हूं, है ना। और अगर पीएनएल में क्रेडिट करता हूं सारा का सारा, तो मुझे पीएनएल अकाउंट आगे बनाना है, उसमें करके दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए क्लियर रहना पड़ेगा हमको कि भाई हम सेल ऑफ राइट को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, तभी हमारा सोल्यूशन आगे बढ़ेगा।
ठीक है, यस सर। चलो, तो यहां तक मेरी कथा हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। फिर 16 सितंबर को डिविडेंड मिला हमको 6 रुपए पर शेयर का। चलिए, तो वर्किंग नोट नंबर कौन सा है भाई? सोल्यूशन से ज्यादा तो वर्किंग नोट की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो फाइनल डिविडेंड एट ₹6 पर शेयर। ठीक है, तो एक तो हमको ओपनिंग शेयर्स पे मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। कितना डिविडेंड मिलेगा? ओपनिंग बैलेंस था 8,000 शेयर्स, तो 6 रुपए के हिसाब से हमको 48,000 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो ये तो हो गया भाई पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, और इसको हम क्रेडिट करेंगे इन पीएनएल, मतलब इसको इनकम की तरह ट्रीट करेंगे। और जो डिविडेंड हमें मिलेगा ऑन शेयर्स परचेस्ड ऑन 1 मई 2020, तो 7,000 शेयर जो हमने 1 मई को खरीदे, इस पे 6 रुपए के हिसाब से हमें 42,000 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। तो ये बच्चों प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये पिछले फाइनेंशियल ईयर का डिविडेंड मिल रहा है, ये पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारे पास ये शेयर्स थे नहीं, तो ये हमारे लिए प्री एक्विजिशन होगा, और इसको हम एडजस्ट कर देंगे फ्रॉम कॉस्ट। ठीक है, ये आप कर चुके होगे, स्टडी मटेरियल में भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें हम ये काम करते हैं। क्लियर हो रहा है? यस सर, क्लियर हो रहा है। तो बस इसी को यहां पे डाल देते हैं। तो डिविडेंड की डेट है 16 सितंबर 2021 बाय बैंक। देखो, तो नंबर में कुछ नहीं आएगा, 48,000 जो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है वो डिविडेंड कॉलम में आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, ये पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है 42,000 का, वो कॉस्ट कॉलम में आ जाएगा। ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। बस ये बाइफरकेशन समझना जरूरी है, रेस्ट इज इजी। अच्छा, बोनस और राइट जो शेयर्स मिले, ये वाले जो शेयर्स हैं, इसमें तो कोई डिविडेंड मिलेगा ही नहीं, तो क्वेश्चन ने क्लैरिफाई कर रखा है। तो अगर इस पे भी मिलता, वैसे मिलता नहीं है, फाइनल डिविडेंड पिछले साल का है, तो पिछले साल का डिविडेंड इन शेयर्स में नहीं मिलेगा, ये तो नए शेयर्स हैं। बट अगर मिलता खुदा ना खास्ता, तो ये वो भी पोस्ट एक्विजिशन होता। हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूं, ये कभी ऐसा होगा नहीं। ठीक है, अच्छा, फिर 1 दिसंबर को कहता है सोल्ड 7,000 शेयर्स। तो सेल करिए हमने 7,000 शेयर्स 260 पर शेयर के हिसाब से, 1% इनकर्ड एक्स्ट्रा एज ब्रोकरेज। ठीक है, तो वर्किंग नोट में आ जाओ। बाप रे, कौन सा वर्किंग नोट आ गया? वर्किंग नोट नंबर 11, सेल ऑन। तो अब आपको समझ आ रहा होगा 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्यों था, है ना? शक्ल से मे भी उतना बड़ा ना लगे क्वेश्चन की, 20 नंबर है, लेकिन बहुत सारा काम करना है। अभी तो पीएनएल अकाउंट बनाना है और रिक्लासिफिकेशन वाला पॉइंट भी डील करना है, तो बहुत काम है इसमें। तो बिल्कुल जायज है, इसमें फेयर है बिल्कुल 20 मार्क्स। ठीक है, वो एक अलग सिलसिला है, कहानी है कि मेरे को अब नहीं लगता इन न्यू सिलेबस में एक एएस से पूरे 20 नंबर का अकेला क्वेश्चन आए, वो मुझे लगता तो नहीं है अब रिवाइज सिलेबस के हिसाब से। लेकिन हम 100% फॉर श्योर किसी भी चीज पे हो सकते नहीं है, क्योंकि आईसीएआई ने बहुत बार ऐसे धोखे दिए बच्चों, जहां सब टीचर को लगता था कि अरे इतना नन्ना सा चैप्टर है, इसमें तो 4, 5, 8 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, और उस चैप्टर से उन्होंने उठा के पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, तो पुराने सिलेबस में एक पोस्ट इन प्री प्रॉफिट्स में, कंपनी अकाउंट्स में पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट्स का एक चैप्टर होता था, जिसमें पोस्ट इन प्री में कैटेगराइज करना होता था। छोटा सा, मतलब बड़ा सिंपल सा चैप्टर हुआ करता था, अब तो नहीं रहा वो सिलेबस में, पहले होता था। बहुत ही छोटा चैप्टर था, सिंपल चैप्टर था, मतलब वो 8 मार्क्स से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं एक्सपेक्टेड होता था उस चैप्टर से, और एक अटेम्प्ट में बच्चों उसी चैप्टर से पूरा एक 20 नंबर का सवाल आ गया था। तो 100% फॉर श्योर तो हम किसी भी बात पे नहीं हो सकते, बट फिर भी लॉजिकली ऐसा लगता है, कंसिडरिंग कि अब प्रैक्टिकल पोर्शन जो आपका है, सब्जेक्टिव पेपर है, वो 70 मार्क्स का ही है, तो उसमें 20 नंबर का क्वेश्चन 70 में से फ्रॉम 1 एएस ओनली, ऐसा मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, ये ऐसा चैप्टर नहीं। एमैल्गमेशन जैसे चैप्टर एक अलग कहानी है, उसकी अलग कहानी है, उससे थोड़े आ सकते हैं, बट इससे नहीं एक्सपेक्टेड है। फिर भी कॉन्सेप्चुअली हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन, सेल ऑन, कौन सी डेट को सेल करा हमने? सेल करा था 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर 2020। तो सेल प्राइस हो गई कितनी? सेल प्राइस, तो कितने शेयर्स बेचे हमने? 7,000 शेयर्स बेचे 260 पे।
ये आ रहा है 18,20,000। इसमें से माइनस कर देते हैं ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज भी है सवाल में, ब्रोकरेज माइनस कर देते हैं 1% की, तो आ कितना है 18,200 आएगा। तो नेट सेल्स प्रोसीड्स कितनी हो गई, नेट सेल्स प्रोसीड्स 18,01,800। ठीक है। अच्छा, कहानी नहीं खत्म नहीं हुई है, जब भी सेल होती है तो हमें प्रॉफिट और लॉस हम सेल निकालना पड़ता है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये निकाल लो, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। इसके लिए कुछ नहीं करना बच्चों, बहुत दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन अगर आपने अकाउंट प्रॉपर्ली बनाया तो सारी चीज सामने नजर आती है। देखो, कॉस्ट में आप न्यूमरेटर में क्या क्या लोगे, आपको प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालनी है। 15, 20, 16, 26, 100, 483, तीनों का जरा टोटल मारो। 15, 20 प्लस 16, 26, 100 प्लस 4,83,000। ठीक है। लेकिन इसमें से 42,000 जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला था वो हमने कॉस्ट से माइनस किया था, तो माइनस 42,000, तो ये आ गया 35,87,100। समझ आया? मैंने ओरली बता दिया बच्चों, आप यहां पे, क्योंकि मैं ऊपर नीचे बहुत ज्यादा करना नहीं चाहता था, लेकिन आप वर्किंग नोट में पूरा प्लस माइनस करके दिखा सकते हो। अगर आप आईसीआई का आंसर देखोगे तो उन्होंने भी दिखा रखा होगा। ठीक है। अच्छा, ये कितने शेयर्स की कॉस्ट है बच्चों, कितनी शेयर्स की कॉस्ट है? तो मैंने क्या किया, मैंने ये सारी कॉस्ट ले ली जो मेरी एक्चुअली में इनकर हुई थी, माइनस कर दिया मैंने प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो मेरी नेट कॉस्ट आ गई। अब ये कितनी शेयर्स की कॉस्ट है, 8 और 7 15 और 6 21,000 और 2100 और 23,100, मतलब ये सारे नंबर ऑफ शेयर्स जो आ रहे हैं मेरे, सबका टोटल कर दो, तो ये 23,100 शेयर्स की कॉस्ट है। तो नीचे आ जाओ वापस, पूरा है ना, बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर रहा हूं। तो 23,100 शेयर्स की अगर कॉस्ट ये है, तो प्रोपोर्शनेटली 7,000 शेयर्स की कितनी है ना, एक बार सोचना है बस, तो बार बार आपका यही काम होता है। तो ये आ रही है 10,87,000। तो 10,87,000 की कॉस्ट के शेयर्स आपने 18,01,800 में बेच दिए, तो क्या हो गया बच्चों, प्रॉफिट हो गया, बल्ले बल्ले हो गई, ये तो प्रॉफिट हो गया 18,01,800, 7,14,800, 7,14,800। चलिए, तो अब सेल डाल देते एक एक करके। तो 25 जनवरी 2021 को, देखो यहां मैंने फिर से, आप भी बच्चों मुझे गालियां दे रहे होगे मुझे मालूम है, लेकिन माफ कर देना बच्चों, पता नहीं मेंटल मेरी हो गई, 2021 ही दिमाग में आया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। बाय बैंक, ये सेल है। ठीक है। तो कितने शेयर्स हमने बेचे, हमने 7,000 शेयर्स बेचे, डिविडेंड में कुछ आएगा नहीं, इस ये बेचे हमने 18,01,800 के नेट सेल्स वैल्यू है ना, नेट सेल्स प्राइस, और सेम डेट पे प्रॉफिट इधर आ जाएगा टू पीएनएल प्रॉफिट, नंबर में कुछ नहीं, डिविडेंड में कुछ नहीं, प्रॉफिट आ गया आपका कितना था, 7,14,800। खत्म, डन, सेल की कहानी खत्म। फिर लास्ट है 31 मार्च को, सॉरी 25 जनवरी को हमको इंटरिम डिविडेंड मिला। ये 1 दिसंबर को सेल हुए थे क्या शेयर्स? अच्छा, डिविडेंड मिला था 25 जनवरी को। चलिए, तो 25 जनवरी को हमें इंटरिम डिविडेंड मिला। यहां तो कोई चक्कर ही नहीं बच्चों, सारा का सारा डिविडेंड जो मिलेगा, एक तो सारे शेयर्स में मिलेगा, मतलब जितने भी शेयर्स मेरे पास है उतने शेयर्स में मिलेगा, और सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन ही होगा, प्री एक्विजिशन होगा नहीं, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड। तो अब मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने, मैं यही निकाल लू क्या, ऊपर नीचे करने से अच्छा यही कैलकुलेट कर लू फटाफट से। तो 23,100 शेयर्स थे, इसमें से 7,000 बेच दिए, तो अब मेरे पास 16,100 शेयर्स हैं, और कितने रुपए का डिविडेंड मिला हमको, अरे यार कितना था, कितना मैं भूल गया, फिगर भूल गया मैं, 3 रुपए का, 48,300। तो सारा का सारा मेरा पोस्ट है, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड है, तो ये यहां पे आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखना सारे शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा, इंटरिम डिविडेंड है, तो बोनस पे भी, राइट शेयर, सब जो आए हैं शेयर्स, जितने भी शेयर्स हमारे पास हैं इस वक्त, सब पे मिलेगा।
क्लियर हो गया? ठीक है, यस, डन हो गया। अब फाइनली 31 मार्च को क्लोजिंग बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी। तो कितने शेयर्स हैं मेरे पास? 16100 शेयर्स हैं। डिविडेंड कॉलम में कुछ आएगा नहीं, कॉस्ट इसकी निकाल लेते हैं। चलो, तो वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑन 31 मार्च 2021, इसको हमें वैल्यू करना है कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पे, विच एवरेज लोअर। मार्केट वैल्यू, अच्छा ऐसा क्यों करना है? क्योंकि करेंट इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो 16100 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी है सर? इसकी मार्केट वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, अगर आप देखेंगे टू कितनी दे रखी थी? 260 दे रखी थी। तो इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 260, 41,86,000। ठीक है, अच्छा कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट यही निकालने क्या, ज्यादा मत्था पचे नहीं, एवरेज कॉस्ट है तो उसके लिए हमने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो इसी को रेफर करना है। तो 35,87,100 की कॉस्ट थी, कितने शेयर्स की? 23,100 शेयर्स की थी। तो प्रोपोर्शनेटली कितने शेयर्स है हमारे पास? 16,100 शेयर्स की कितनी? चलिए 35,87,100 डिवाइड बाई 23,100, 16,100, तो ये आ रही है लगभग, कितनी आ रही है? 25,10,00,000। थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, 25,10,00,000 आ रही है, 25,10,00,000 अब इसमें से लोअर जो है वो उठा लो, दिस विल बी माई फाइनल वैल्यू। तो कॉस्ट ही मेरा लोअर आ रहा है, तो ये मेरी फाइनल वैल्यू हो गई शेयर्स की, इन्वेस्टमेंट की। तो इसका मतलब मेरा आप कॉस्ट का कॉलम टैली कर जाना चाहिए। तो 25,10,00,000, 25,10,00,000। 25,100,000 है, एक मिनट रुको, 25,100,000, 25,100,000 रुपीज। चलिए, अब हम अपने अकाउंट को क्लोज कर देते हैं बच्चों। ठीक है, देखो कॉस्ट का कॉलम टैली कर जाएगा क्योंकि सारी फिगर्स कॉस्ट पे ही आ रही हैं। अगर भाई हमारा क्लोजिंग बैलेंस मार्केट वैल्यू पे आता किसी रीजन से कि भाई मार्केट वैल्यू कम हो गई, तो एक अलग कहानी होती, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 43,900 हमने क्लोजिंग बैलेंस भी कॉस्ट पे डाला अल्टीमेटली, क्योंकि वही हमारा क्लोजिंग, वही हमारा लोअर वाली फिगर थी, तो वो एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, 23,100 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, ये भी क्लोज हो गया। और डिविडेंड कॉलम में जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको पीएनएल में डाल देना है, टू पीएनएल। ठीक है, तो फटाफट से टोटल देख लेते डिविडेंड कॉलम का। तो यार है 96,300, 96,300। तो ये उठ के हमारा पीएनएल में बैलेंसिंग फिगर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड पार्ट में उसने पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट मांगा था, सेकंड पार्ट में पीएनएल अकाउंट का एक्सट्रैक्ट मांगा था। वेरी सिंपल, सिंपल है लेकिन ध्यान से करने वाला है, ये नहीं कि जल्दबाजी में हम कोई चीज छोड़ दें। देखो क्या क्या आएगा, याद करना। एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड, याद है? एक प्रॉफिट हुआ था जब बॉन्ड बेचा था। इसके अलावा बाय इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड, एक्सक्यूज मी। ठीक है, एक था प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स,
एक है डिविडेंड इनकम, डिविडेंड रिसीव बोल देते हैं, और एक है सेल ऑफ राइट। ये चीजें आपकी सबकी सब आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो क्या क्या फिगर्स थी? तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड आया था 1,76,000। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड का जो बैलेंसिंग फिगर था 2,16,000 था। चेक करते हुए चलना बच्चों, 2,16,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स, जो हमने शेयर्स बेचे थे उसमें जो प्रॉफिट आया था वो आया था 7,14,800 का। डिविडेंड का जो बैलेंसिंग फिगर आया था जो पीएनएल में डाला था वो 96,300 था। और इसके अलावा जो सेल ऑफ राइट था, सेल कितना था? सेल ऑफ राइट था 67,500। हमने सारा का सारा पीएनएल में डाला था। ये सारी चीजें मेरी पीएनएल में आ जाएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपका रिक्लासिफिकेशन को लेके था। रिक्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, ठीक है। ये जो रिक्लासिफिकेशन हो रही थी वो करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे हो रही थी। 15 कौन सी डेट को हो रही थी एक बार चेक कर लेते, 15 मई को थी शायद, हाँ 15 मई 2021 को, 15 मई 2021 को। तो जब भी करेंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफिकेशन होती है, तो रिक्लासिफिकेशन जो होती है मतलब जो वैल्यू ट्रांसफर होता है वो होता है कॉस्ट और मार्केट वैल्यू या फेयर वैल्यू, विच एवर इज लोअर, ठीक है। कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट आप निकाल चुके ऑलरेडी भाई, देखो सारे के सारे शेयर है ना, उसकी कॉस्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके। मैं इतनी नीचे जा क्यों रहा हूं, मैंने ये निकाला था 25,01,000, 25,01,000 ये मेरी कॉस्ट है सारे शेयर्स की, ठीक है। मान के चल रहा हूं ये 15 मई तक और कुछ भी नहीं हुआ तो ये मेरी कॉस्ट चल रही होगी, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट वैल्यू कितनी है? तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं मेरी इस डेट पे? 16,100, 16,100 शेयर्स। 15 मई की उसने मार्केट वैल्यू दे रखी है शेयर्स की। 15 मई की मार्केट वैल्यू कितनी बता रखी है क्वेश्चन ने? यहां बताई थी उसने 180 रुपीज। ये आ रहा है 28,98,000, 28,98,000। तो दोनों में लोअर क्या है? ये कॉस्ट ही लोअर है, तो ये जो ट्रांसफर होगा वो कॉस्ट पे ही होगा, ठीक है। तो आप लिख दोगे भाई, पहले प्रोविजन लिख दोगे, क्वेश्चन ने मांगा था प्रोविजन लिख दोगे भाई एज पर एस 13 whenever investment is reclassified from current investment to long term investment then such investment is transferred at cost or market value या cost or fair value whichever is lower on the date of transfer। ये आपने प्रोविजन बता दिया। फिर आप इस तरह से कॉस्ट और फेयर वैल्यू को कंपेयर कर दोगे और लास्ट में लिख दोगे कि इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर्ड एट कॉस्ट दैट इज 25,100, ठीक है। ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। सजेस्टेड आंसर में अगर आप इस पार्ट का आंसर देखोगे तो कुछ नहीं किया उन्होंने, पर शेयर की कैलकुलेशन कर दी। तो उन्होंने क्या किया यहां पे अगर आप देखोगे 25,01,000 शेयर्स को 16,100 से डिवाइड करके अप्रोक्सीमेटली पर शेयर निकाल ली वैल्यू, और मार्केट वैल्यू पर शेयर 180 है तो उन्होंने पर शेयर पर यूनिट को कंपेयर कर दिया भाई। चाहे आप टोटलिटी में कंपेयर कर लो चाहे पर शेयर में कर लो, आपका अल्टीमेट आंसर जो है, अल्टीमेट जो कंक्लूजन है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एज पर एस 13 व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर क्लासिफाइड फ्रॉम करंट टू लॉन्ग ब्ला 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 ट्रांसफर इज मेड एट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। सो इन द गिवन केस वैल्यूएशन कैसे होगी वही आप करके दिखा दोगे। So as the cost per unit is lower than its fair value, the shares are to be transferred at its cost, that is 155.29 on 15th May। बिल्कुल जो बात मैंने आपको बताई वो आपको यहाँ पे लिखनी, ठीक है। बाकी पीएनएल भी देख लेना, बिल्कुल ऐसी है। एक्सट्रैक्ट में कभी ये बैलेंस डालने की कोई जरूरत नहीं, आप बस ऐसा एक्सट्रैक्ट बना के दिखा दो कि ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बॉन्ड्स, ये रहा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स। अच्छा ये इंटरेस्ट है तो आपको बाय इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना, आपको सीधा इंटरेस्ट लिख देना है। बाय सेल ऑफ राइट तो आईसीआई ने भी अपने मेन आंसर में पूरा का पूरा पीएनएल में ले रखा है। फिर बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शेयर्स ये रहा, बाय डिविडेंड इनकम ये रहा, ठीक है। तो ये था आपका बहुत ही प्यारा 20 नंबर का क्वेश्चन। ऑफ कोर्स बस एक छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी एग्जाम में,
तो वहां पे भी बच्चों क्लैरिफाई कर रखा था, मैं उसमें भी सजेस्टेड आंसर में दिखा देता हूं भी, आपको पता रहेगा कि अगर पेपर में प्रिंटिंग मिस्टेक होती है तो आईसीआई अपने आप को कैसे बचाता है। ये देखो, ये पहला नोट, इन द एट्थ लास्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड वाज रॉन्गली प्रिंटेड एज जेड लिमिटेड, जो हमने देखा इन द क्वेश्चन पेपर। तो एक्चुअली जो बच्चों को क्वेश्चन पेपर मिला था उनको जेड लिमिटेड दिख रहा था, उनके पेपर में जेड लिमिटेड था, सजेस्टेड आंसर में करेक्ट कर दिया उन्होंने, लेकिन बच्चों को जो क्वेश्चन पेपर मिला था एग्जाम हॉल में वो जेड लिमिटेड था। अब बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो उनको कितनी कंफ्यूजन हुई होगी। इन द अबव सोल्यूशन हैज बीन कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन जी लिमिटेड, लेकिन आईसीआई ने ऑल्टरनेटिव भी बोल दिया, इफ कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड सम अदर इन्वेस्टमेंट, जो अलग है कोई और इन्वेस्टमेंट है जेड लिमिटेड की, देन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड विल नॉट बी अवेलेबल। फिर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, भाई अगर आप बच्चों ने जेड लिमिटेड की इन्वेस्टमेंट मांगी होगी तो उसकी कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो कॉस्ट नहीं है अवेलेबल, मार्केट प्राइस तो दे रखी है, कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आप कंपेयर किससे करोगे। तो अगर बच्चों ऐसे किया होता आपने तो आप बस प्रोविजन लिख के छोड़ देते और क्या कर सकते थे। ठीक है, तो उम्मीद करना भाई आपके पेपर में ऐसे झोल ना हो, है ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है फालतू की। चलो, तो एक ही बच्चों मैंने बड़ा क्वेश्चन डाला था इस वर्कशीट में, सारे डाल देता तो बहुत दिक्कत हो जाती, बाकी फिर रिलेटिवली छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये एक थ्योरेटिकल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये है फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, बोरिंग कॉस्ट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर से पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना, हाथ से एक बार लिख के देख लेना। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है बच्चों। तो 20 का ए, तो बेसिकली सेम कह सकते हो क्वेश्चन चल रहा है, उसके दो पार्ट्स बना दी, दो केसेस बना दी। तो ए में कहता है इंटरप्राइज हैज कंस्ट्रक्टेड अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ इक्विपमेंट, जो कि क्वालिफाइंग एसेट है। तो एक हमने इक्विपमेंट बनाया जो कि क्वालिफाइंग एसेट है, दैट इज टू बी इंस्टॉल्ड ऑन द प्रोडक्शन लाइन ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। तो इस इक्विपमेंट को हमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इंस्टॉल करना है। इक्विपमेंट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ 15 मंथ्स, 15 महीने में ये कंस्ट्रक्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं अगर इसको यहीं पे डिस्कस करते चलूं, तो देखो कह रहा है क्वेश्चन कि कोई इक्विपमेंट है जो हम बना रहे थे, ये क्वालिफाइंग एसेट है, इसको हमने 15 महीने लगा के बनाया। ठीक है, अच्छा, हाउएवर ऑन इंस्टॉलेशन certain calibrations are required to achieve the desired level of production before it is finally commissioned। कह रहे हैं कि इंस्टॉलेशन के टाइम से, इंस्टॉलेशन करके मतलब यहां मान लो 15 महीने बाद इंस्टॉल कर दिया, लेकिन इसके बाद भी आपको कुछ इसमें कैलिब्रेशन करना बाकी है। आप इसको अभी प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, आप अभी इसको डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जो प्रोडक्शन आप करना चाहते हो उसके लिए भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कुछ कैलिब्रेशन करनी है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 महीने। कह रहे हैं इस कैलिब्रेशन में 2 महीने और लगेंगे। 15 महीने में तैयार हो गया एसेट, मतलब इक्विपमेंट बन गया, लेकिन अभी भी वो उस पर आपको कुछ कैलिब्रेशन करनी है जिसमें और फर्दर 2 महीने लगेंगे। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज एक्सपेक्टेड टू टेक अप्रोक्सीमेटली 2 months ड्यूरिंग विच टेस्ट रन्स विल बी मेड। तो इन 2 महीने में कैलिब्रेशन करने के लिए टेस्ट रन्स किए जाएंगे। कहानी समझ आ रही है? शुड द बोरिंग कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल टू बोरिंग्स पर्टेनिंग टू द 2 months टेस्ट रन पीरियड बी कैपिटलाइज। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, हमारा A16 बोलता है क्वालिफाइंग एसेट के बनने तक जो भी बोरिंग कॉस्ट इनकर होता है वो कैपिटलाइज किया जाता है, यही हमारा प्रोविजन था। कैपिटलाइजेशन सीज कब होता है? आपने एक पॉइंट पढ़ा होगा, सेसेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट। तो बोरिंग कॉस्ट को कब आप कैपिटलाइज करना बंद करते हो? जब आपका एसेट इंटेंडेड सेल या इंटेंडेड यूज के लिए तैयार है, मतलब जिस पर्पज से आप एसेट बना रहे थे, जिस यूज पे आप उसे लाना चाहते थे, उस यूज के लिए वो तैयार है। इंटेंडेड यूज और सेल, ये कीवर्ड्स है ना? तब आप कैपिटलाइजेशन बंद करोगे। जब तक इंटेंडेड यूज या सेल के लिए वो तैयार नहीं है, तब तक आप कैपिटलाइजेशन नहीं रोक सकते। तो जो 15 महीने एसेट बनने में लगे, ये 15 महीने का बोरिंग कॉस्ट तो कैपिटलाइज होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यहां तो क्वेश्चन वाले ने पूछा भी नहीं आपसे
इसमें तो कोई दो राय नहीं कि ये 15 महीने का जो बोरिंग कॉस्ट है वो तो कैपिटलाइज होगा ही। सवाल ये है कि ये जो 2 महीने और लग रहे हैं टेस्ट रन करने के लिए, कैलिब्रेशन वगैरह करने के लिए, क्या ये 2 महीने का जो बोरिंग कॉस्ट है क्या ये भी कैपिटलाइज होना चाहिए? मतलब इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, बताओ यहां पे जब इंस्टॉल होगी मशीनरी आपकी, इक्विपमेंट जो भी है, क्या यहां पे आपको सीज कर देना चाहिए कि नहीं? कैपिटलाइजेशन का सेसेशन होना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो उसके लिए प्रोविजन क्या है? एएस ने बोला अगर आपका एसेट इंटेंडेड यूज या सेल के लिए तैयार है तो आपको कैपिटलाइजेशन सीज कर देना चाहिए। अब यहां क्वेश्चन में साफ साफ बोला है बच्चों कि भाई हमने इंस्टॉलेशन तो कर दी लेकिन अभी भी डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपको फर्दर टेस्ट रन और कैलिब्रेशन और करनी है, उसके बाद ही डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन या डिजायर्ड प्रोडक्शन आप कर सकते हो। मतलब इंस्टॉलेशन होने के बाद आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्शन है, जो आपका इंटेंडेड यूज है, उसके लिए अभी भी एसेट तैयार नहीं है। वो कब होगा? जब ये 2 महीने बाद टेस्ट रन कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे बच्चों आपने देखा होगा जब मेट्रो, अगर आपके शहर में मेट्रो चलती है तो आपने देखा होगा कि जब मेट्रो बनती है, बन के तैयार हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी उसमें ट्रायल रन होते हैं। भाई जब तक ट्रायल रन नहीं हो जाते तब तक क्या वो पब्लिक के लिए खोली जा सकती है? नहीं खोली जा सकती, राइट? तो उसी तरह की बात है कि भाई जब तक ट्रायल रन नहीं हो जाते तब तक हम उसको प्रोडक्शन जो करना चाहते हैं उसके लिए यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए बच्चों, क्योंकि यहां पे 2 महीने जो लग रहे हैं और ये जरूरी है, यहां पे मेरा एसेट होगा इंटेंडेड यूज के लिए तैयार, तो इन 2 महीने का बोरिंग कॉस्ट भी मुझको कैपिटलाइज करना चाहिए। आई होप पॉइंट इज क्लियर। तो एक बार मैं आपको इसका आंसर पढ़वा देता हूं, आईसीआई ने जो दे रखा है यही बात उन्होंने लिख रखी है, देखो। एज पर A16 बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट शुड सीज when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete। यानी आपका एसेट जब इंटेंडेड यूज या सेल के लिए तैयार है। ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ द इक्विपमेंट एन इवेल्युएशन हैज टू बी मेड टू कंक्लूड whether substantially all the activities necessary to prepare the asset are complete। मतलब अब देखो घुमा रहा है कि भाई जब इंस्टॉलेशन हो गई इक्विपमेंट की तो आपको चेक करना पड़ेगा क्या आपका जो इक्विपमेंट है वो इंटेंडेड यूज के लिए तैयार है कि नहीं है। आफ्टर एन इक्विपमेंट हैज बीन इंस्टॉल्ड इट इज यूजुअली टेस्टेड एंड एडजस्टेड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन बिफोर इट इज फाइनली कमीशन। है ना, फाइनली कमीशन मतलब अप्रूव हो जाए यूज के लिए। तो उसके लिए जैसे दिल्ली मेट्रो का मैंने या कोई भी और मेट्रो का मैंने एग्जांपल दिया, कोई नई ट्रेन भी लॉन्च होती है, जब ट्रेन 18 वंदे भारत ट्रेन 18 बोलते थे, उसका कितने ट्रायल रन हुए थे? क्या सीधा उन्होंने पब्लिक के लिए खोल दिया था, वंदे भारत को चला दिया था? नहीं भाई, कितने ट्रायल रन हुए थे उसके। तो जब तक ट्रायल रन सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं होते तब तक वो अप्रूव नहीं होते, तब तक उसका अप्रूवल नहीं मिलता कि हाँ अब आप इसको यूज कर सकते हो, इसको चला सकते हो, राइट? तो वही बात यहाँ पे क्या है, the calibrations and adjustments required during this period are performed in order to bring the equipment up to the stage at which it is ready to commence commercial production। मतलब intended use के लिए तैयार करने के लिए ये calibrations करना, टेस्ट रन करना, ये जरूरी एक्टिविटी है। Until the asset reaches the stage when it is ready to support commercial level of production, it is not appropriate to conclude that substantially all the activities necessary to prepare the assets are complete। मतलब ऐसा नहीं आपको वर्ड टू वर्ड ये आंसर लिखना है, मेन पॉइंट्स आपके होने चाहिए आंसर में, तो आपका काम चल जाए। तो मेन प्रोविजन लिखोगे आप कि एज पर A16 बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन सीज कब होनी चाहिए? जब ऑल एक्टिविटीज आर कंप्लीट विच आर नेसेसरी टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। ठीक है, फिर आप बता दोगे कि भाई केस में ये बता रखा है कि कैलिब्रेशन जरूरी है, तब तक उसको कमीशन नहीं किया जाएगा, टेस्ट रन 2 महीने लगाएगा, फलाना ढिंगाना जो भी कहानी। फिर आप कंक्लूड कर दोगे कि सिंस जो इक्विपमेंट है इट कैन नॉट बी कमीशन, उसको आप यूज करना शुरू नहीं कर सकते फॉर डिजायर्ड प्रोडक्शन जब तक टेस्ट रन और जो भी आपके कैलिब्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो जाते। हेंस 2 महीने जो टेस्ट रन के पीरियड के है उस महीने का भी आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना है। ठीक है, वी कैन नॉट से कि ऑल एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर मेकिंग द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल इज कंप्लीट। ऐसे करके आप अपने वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो। दस बोरिंग कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड ऑफ टेस्ट रन, मतलब वो 2 महीने का जो पीरियड है आफ्टर इंस्टॉलेशन आर रिक्वायर्ड टू बी कैपिटलाइज्ड। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, अब इसी का बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट क्या कहता है?
बी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है, कहता है शुड कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरिंग कॉस्ट बी कंटिन्यूड व्हेन क्वालिफाइंग एसेट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, क्वालिफाइंग एसेट कंस्ट्रक्ट हो चुका, बट मार्केटिंग एक्टिविटीज टू सेल द एसेट आर स्टिल इन प्रोग्रेस, कि बस मार्केटिंग एक्टिविटीज को चलाया जा रहा है, मतलब रूटीन आपके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क चल रहे हैं लेकिन मेन एसेट आपका बनके तैयार है। तो क्या तब भी जिस दौरान ये मार्केटिंग एक्टिविटीज चल रही है, क्या उस दौरान भी आपको कैपिटलाइजेशन करनी चाहिए या रोक देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए? तो भाई पढ़ के आपको समझ आ गया होगा कि भाई ये मार्केटिंग एक्टिविटीज क्या है। मार्केटिंग तो कभी खत्म नहीं होती मरी, मार्केटिंग का काम कब खत्म होता है? एडवर्टीजमेंट तो चलती रहती है। तो ऐसे तो भाई हर कोई अपने एसेट को क्वालिफाइंग एसेट बोल के बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। भाई ये तो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, मार्केटिंग चलती रहेगी, है ना। मार्केटिंग एक्टिविटीज चल रही है, इसका मतलब ये तो मैं कह नहीं सकता ना कि मैं अपने एसेट को इंटेंडेड यूज के लिए, मतलब मेरा एसेट इंटेंडेड यूज के लिए तैयार नहीं है। भाई इंटेंडेड यूज के लिए तैयार है, अब उसकी इंटेंडेड यूज कब चालू होगी वो थोड़ी मेरे से को मतलब है कि भाई इंटेंडेड यूज चालू होगी जब मार्केटिंग हो जाएगी, उससे थोड़ी मुझे मतलब है। अब मैं चाहूं तो यूज तो कर सकता हूं, ऊपर वाले केस में मैं चाह के भी यूज नहीं कर सकता था जब तक टेस्ट रन ना हो जाए, लेकिन यहां तो मैं कर सकता हूं। तो चाहे रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज जब चलते हैं, उस दौरान हम उस एक्टिविटी को कह नहीं सकते कि इट इज अ नेसेसरी एक्टिविटी टू ब्रिंग द एसेट टू मेक द एसेट रेडी फॉर इंटेंडेड यूज और सेल। तो इसलिए मार्केटिंग एक्टिविटीज या कोई भी रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज जो चल रही हैं उस दौरान की सारी कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज नहीं होगी, वो नॉर्मली एक्सपेंस कर दी जाएगी। मतलब जब एसेट कंस्ट्रक्ट हो गया तब आपको अपनी कैपिटलाइजेशन को सीज करना है। बस इसी आंसर को उन्होंने यहां पे लिख रखा होगा, देखो as per provision of AS16 capitalization of borrowing cost should cease when substantially all the activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete। तो पहले तो प्रोविजन बिल्कुल सेम लग रहा है आपका। Further, the standard also explains that an asset is normally ready for intended use or sale when its physical construction or production is complete, even though routine administrative work might still continue। भाई फिजिकली कंस्ट्रक्ट होकर आपका तैयार है, उसको यूज कर सकते हो, लेकिन ठीक है रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव काम चल रहा है। इफ माइनर मॉडिफिकेशन सच एज डेकोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, बिल्डिंग जैसे बन गई, भाई बिल्डिंग में बन के तैयार हो गई, मैं बिल्डिंग में रह सकता हूं, उसमें काम कर सकता हूं, लेकिन मैं बोलूं नहीं नहीं मैं तो उसको सजाऊंगा, उसको बहुत सुंदर सुंदर बनाऊंगा, उसके बाद यूज करूंगा, तो उससे थोड़ी, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसको यूज नहीं कर सकते, यूज तो कर ही सकते, ठीक है। तो सच एज डेकोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी टू द यूजर स्पेसिफिकेशन are all that are outstanding. This indicates that substantially all the activities are complete, ठीक है। Emphasis in the standard is to prepare the qualifying asset for its intended use or sale and not actual activity of sale। I hope difference समझ रहे हो कि intended use है उसके लिए आप यूज करना शुरू कर सकते हो, एक्चुअली में वो यूज करना कब शुरू हो गए वो उस पर फोकस नहीं है स्टैंडर्ड का, वो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। Therefore, where the physical construction of asset is complete, substantially all activities necessary to prepare the qualifying asset for its intended use or sale are complete। Construction खत्म, intended use के लिए आपका asset तैयार है। Therefore, in the given case, borrowing cost pertaining to the period during which the marketing activities to sell the asset are still in progress should not be capitalized as part of cost of asset। मतलब construction जहां complete हो गई आपकी, आपको सीज कर देना है कैपिटलाइजेशन को, सीज फायर कहते हैं ना, सीज फायर, तो कैपिटलाइजेशन बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये एस 12 से है, ये क्वेश्चन मई 23 मतलब बहुत ही रीसेंट एग्जाम में आया है, 5 मार्क्स का। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है ऑन 1 अप्रैल 2021 इलेनोर लिमिटेड परचेज्ड अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर 60 लाख रुपीज which has an estimated useful life of 10 years with a salvage value of rupees 10 lakhs। तो कह रहा है कि हमने एक प्लांट खरीदा 60 लाख रुपए का, उसकी यूजफुल लाइफ है 10 साल की, सैल्वेज वैल्यू 10 लाख रुपए। ऑन परचेज ऑफ प्लांट अ ग्रांट ऑफ 20 लाख रुपीज वॉज रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो 20 लाख का गवर्नमेंट ग्रांट मिला। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अब रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ी विचित्र रिक्वायरमेंट है बच्चों इसकी। कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर AS 12 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई मिसप्रिंट नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो साल तो हमारा 1 अप्रैल 2021 को देखो एसेट खरीदा है, तो साल हमारा 21-22 चल रहा है,
लेकिन डेप्रिसिएशन वो 22-23 का पूछ रहा है, बिल्कुल सही पूछ रहा है बच्चों, कोई मिसप्रिंट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन दो एसेट 21-22 को खरीदा, ग्रांट 21-22 में मिला, कोई दिक्कत नहीं, वो आपसे 22-30 का डेप्रिसिएशन पूछ रहा है कि बताओ 2022-23 में कितना डेप्रिसिएशन लगाना। ठीक है, इन द फॉलोइंग केसेस, 4 केसेस बनाए। पहला केस बोला उसने, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट। तो अगर आपको याद होगा गवर्नमेंट ग्रांट के व्हेन इट रिलेट्स टू अ स्पेसिफिक एसेट, उसके 2 केसेस होते हैं, या तो हम उसमें कॉस्ट से अपनी ग्रॉस वैल्यू से एडजस्ट कर देते हैं ग्रांट को, मतलब अपनी एसेट की वैल्यू कम कर देते हैं, या फिर हम ग्रांट को डेफर करते हैं। तो पहला बोल रहा है कि हम पहला मेथड फॉलो कर रहे हैं जहां हम अपनी ग्रॉस वैल्यू प्लांट की उससे एडजस्ट कर रहे हैं अपनी प्लांट के जो गवर्नमेंट ग्रांट मिला उसको हम अपने एसेट की वैल्यू से एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, नीचे एक बार पढ़ लेना, आपको एसएलएम फॉलो करना है, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन को फॉलो करना है। तो यहां पे बताओ 22-23 का डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा केस 1 में। तो देखो भाई मेरी एसेट की वैल्यू कितनी हो गई, 60 लाख तो एसेट की वैल्यू थी, लेकिन मैंने ग्रांट मुझे मिला कितने, 20 लाख रुपए का, तो उसको मैंने एसेट की वैल्यू से एडजस्ट कर दिया, तो मेरी एसेट की वैल्यू 40 लाख रुपीस हो गई। तो मेरी नेट में कॉस्ट कह सकते हो 40 लाख की होगी, माइनस सैलवेज वैल्यू है 10 लाख रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ, मतलब यूजफुल ईयर्स। तो यूजफुल लाइफ है मेरी 10 साल की, तो उसको 10 साल से डिवाइड कर दो, तो ये डेप्रिसिएशन कितनी बन के आ रही है, 3 लाख, 3 लाख रुपीस पर एनम, है ना। एसएलएम में तो हर साल सेम डेप्रिसिएशन होगा, तो 22-23 को भी इतना ही डेप्रिसिएशन लगेगा। समझ आ गया। अच्छा, सेकंड कहता है इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज डेफर्ड इनकम। तो जब ग्रांट डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट होता है तो हम क्या करते हैं, हम लोग ग्रांट जो मिलता है उसको डेफर्ड ग्रांट अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और उसको अमोर्टाइज करते हैं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। यानी इन शॉर्ट, जब ग्रांट को डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करते हैं तो हम उसको अपनी एसेट की वैल्यू से एडजस्ट नहीं करते। तो यहां पे मेरा बिल्कुल बचपन में जैसे डेप्रिसिएशन निकलता था वैसे निकलेगा कि 60 लाख की कॉस्ट रहेगी मेरी एसेट की, ग्रांट वांट इसमें से कुछ एडजस्ट नहीं हुआ, माइनस सैलवेज वैल्यू 10 लाख रुपए है, डिवाइडेड बाय 10 ईयर्स यूजफुल लाइफ। तो इसको सॉल्व कर लेना कैलसी पे, तो ये 5 लाख पर एनम आएगा। तो हर साल मेरा 5 लाख पर एनम का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 22-23 में भी मेरा डेप्रिसिएशन जो लगेगा वो 5 लाख रुपए का लगेगा। ठीक है। अच्छा, केस 3 बाद में, पहले केस 4 देख लेते हैं। इफ द ग्रांट इज ट्रीटेड एज प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो A12 जो है आपका, वो कहता है कि जब ग्रांट प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की तरह मिलता है तो उसको हमको कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करना होता है। ये साफ साफ ट्रीटमेंट आपकी AS12 में लिखी हुई है, राइट। तो अगर ग्रांट प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का है तो वो कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा, ये बात आप मेंशन कर दोगे। इसका मतलब है कि आपकी एसेट की वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा। ग्रांट तो कैपिटल रिजर्व में डाला जा रहा है, एसेट में कोई बदलाव नहीं हो रहा। तो अगेन जो इस केस में भी आपकी डेप्रिसिएशन निकलेगी वो ऐसे ही निकलेगी, सेम। मतलब यहां पे भी आपकी डेप्रिसिएशन का अमाउंट 5 लाख रुपए ही आएगा हर साल। ठीक है। अब केस 3 ध्यान से पढ़ना, यही मेन है भाई। बाकी 3 तो आसान केस थे, ये भी आसान है, लेकिन यहां थोड़ा सा सोचने वाला पॉइंट है। यहां थोड़ा सा पॉइंट जो है वो जो चुपचाप बैठा हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट अजीब है। क्या है देखो, इफ द ग्रांट अमाउंट इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ प्लांट, तो कह रहा है वही मेथड 1 हमने फॉलो किया, बट एट द एंड ऑफ द ईयर 22-23 के एंड में ग्रांट इज रिफंडेड टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख रुपीज ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। ठीक है। तो कह रहा है कि भाई हमने मेथड 1 ही फॉलो किया था, लेकिन 22-23 के एंड में, मतलब 2 साल के बाद ग्रांट रिफंड हो गया। तो जब भी मेथड 1 फॉलो होता है और तब ग्रांट रिफंड होता है, तो क्या सीख रखा है हमने ये सीख रखा है कि हमको रिफंड का, जो ग्रांट का जो रिफंड है उसको एड बैक करना होता है और अपनी एसेट की वैल्यू को बढ़ा देना होता है, और रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है ओवर जो आपकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होती है। और ये ट्रीटमेंट डेप्रिसिएशन की प्रोस्पेक्टिवली करनी होती है, मतलब पीछे जितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया वो कर दिया, पीछे जाके कुछ ठीक नहीं करना। जो डेप्रिसिएशन अब तक आप चार्ज कर चुके वो चार्ज कर चुके, प्रोस्पेक्टिवली अब आगे की सोचो। कहते हैं ना, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे की सोचो। तो यही कहता है कि भाई जो डेप्रिसिएशन लगा दिया वो लगा दिया, अब आगे को एडजस्ट कर दो। ठीक है। अब यहां पे बच्चों एक पॉइंट पे क्वेश्चन क्लियर नहीं है। क्या रिफंड हो रहा है 22-23 के अंत में,
रिफंड हो रहा है 22-23 के अंत में। तो सवाल है कि 22-23 के अंत में अगर रिफंड हो रहा है तो हम 22-23 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, क्योंकि दोनों केस में ट्रीटमेंट अलग होगी। ठीक है, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, मेन यही पॉइंट है। आओ क्वेश्चन 3 का सिर्फ थर्ड केस में मेन डिस्कस करना चाहता हूं। तो हमारी बच्चों दो अजम्पशन है, आपको अभी धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि अजम्पशंस क्यों हैं दो अलग अलग। कि डेप्रिसिएशन इज ऑलरेडी चार्ज्ड बिफोर एडजस्टिंग रिफंड या डेप्रिसिएशन इज येट टू बी चार्ज्ड। क्योंकि बच्चों 22-23 के अंत में ही, साल के अंत में ही रिफंड भी हो रहा है और डेप्रिसिएशन भी साल के अंत में होता है। रियलिटी में दोनों चीजें 31 मार्च को हो रही है। तो भाई डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके कि नहीं कर चुके? भाई पहले क्या करेंगे, पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे कि पहले ग्रांट का रिफंड का एडजस्टमेंट करेंगे? दोनों में से कौन सी चीज पहले हो रही है? तो यहां पे तो कोई हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है कि भाई दोनों में से कौन सी चीज पहले करनी है। अब दोनों में डिफरेंशिएट करना जरूरी इसलिए क्योंकि स्टैंडर्ड ने बोला है एडजस्टमेंट प्रोस्पेक्टिवली करनी है। यानी कि अगर डेप्रिसिएशन आप पुराने हिसाब से लगा चुके ऑलरेडी तो उसको चेंज मत करो, वो जो लग चुका वो लग चुका, अगले साल से चेंज करना। लेकिन अगर अभी आपने 22-23 की डेप्रिसिएशन नहीं लगाई तो फिर उसको चेंज करो। भाई जो बीत गया उसको मत चेंज करो, जो हो गया उसको मत चेंज करो, जो होना है उसको चेंज करो। ठीक है, तो दो अजम्पशन है, ये एक अजम्पशन नंबर 1 है, ये अजम्पशन नंबर 2 है। अगर मैं अजम्पशन 1 फॉलो करूं कि डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो चुका, तो अजम्पशन 1 के हिसाब से बच्चों डेप्रिसिएशन ऑफ ₹3 लाख is charged या is already charged in 22-23। तो 22-23 में तो हम डेप्रिसिएशन 3 लाख का लगा चुके हैं। 3 लाख कैसे आया? केस नंबर 1 जो था हमारा, केस नंबर 1, अच्छा सॉरी मैंने यहां पे नहीं किया था, मैंने क्वेश्चन में कवर करा लिया था। तो केस नंबर 1 पे मेरा डेप्रिसिएशन कितना आया था पर एनम? 3 लाख। तो अगर मैंने रिफंड से पहले, मतलब रिफंड से पहले डेप्रिसिएशन लगा दी होगी तो मैंने 3 लाख के हिसाब से ही लगा दी होगी। तो 22-23 के अब डेप्रिसिएशन में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली मांगा ही 22-23 का डेप्रिसिएशन है, तो अगर यह असम्पशन है तो आप बोल दोगे कि भाई 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ 23-24 एडजस्ट होगा, 23-24 तो मांगा नहीं है बच्चों क्वेश्चन ने, लेकिन मैं फिर भी आपको करके दिखा रहा हूं कि 23-24 अगले साल का डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगा। कैसे होगा? देखो कॉस्ट कितनी थी मेरी एसेट की? 60 लाख थी शायद, है ना? कॉस्ट थी 60 लाख, हो चेक कर लेते हैं एक बार। 60 लाख थी और ग्रांट था 10 लाख का, तो 60 लाख की कॉस्ट है। इसमें से जब ग्रांट मिला था तो 10 लाख रुपए का या 20 लाख रुपए का ग्रांट हमको मिला था, तो हमारी कॉस्ट हो गई थी एसेट की 40 लाख। ठीक है, माइनस डेप्रिसिएशन 21-22 का डेप्रिसिएशन तो एज इट इज लग जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये हमने 3 लाख रुपए का लगा दिया होगा, तो बच गए 37 लाख। और क्योंकि अजम्पशन 1 में हम कह रहे कि पहले डेप्रिसिएशन लग गया 22-23 का, तो पहले डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस हो गया 3 लाख का। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा एनालिसिस करा रहा हूं, एग्जाम में मांगा नहीं उसने 23-24 का, लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आपको पूरा पॉइंट अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, इसके बाद मैंने रिफंड मेरा हुआ, मैंने रिफंड की एडजस्टमेंट करी, तो रिफंड जो भी हुआ 20 लाख का। कितने रुपए का रिफंड था? एक बार क्वेश्चन में कुछ बोला था क्या? टू द एक्सटेंट ऑफ 4 लाख। अच्छा, 4 लाख का ही ग्रांट रिफंड हुआ। तो ये हो गया 38 लाख। ठीक है, अब ये मेरी रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो जाएगी 1 अप्रैल 2023 को। तो जो रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन होगा, या सीधा सीधा मैं डेप्रिसिएशन बोल देता हूं, जो मेरा डेप्रिसिएशन होगा 23-24 का, वो कैसे निकलेगा?
मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों, मांगा नहीं है इसने, क्वेश्चन ने मांगा नहीं 23-24 का, मैं करके दिखा रहा हूं बस क्लैरिटी के लिए कि इस अजम्पशन में क्या होगा, दूसरे अजम्पशन में क्या होगा। तो 38 लाख रुपीस की रिवाइज बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 10 लाख रुपए की अभी भी सैल्वेज वैल्यू है, और क्योंकि मैं 2 साल का डेप्रिसिएशन लगा चुका हूं तो अब 10 साल में से रिमेनिंग लाइफ कितनी बच गई, 8 साल, क्योंकि 2 साल का डेप्रिसिएशन हम लगा चुके हैं, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 8 साल। तो ये कितना आ गया, 28 लाख डिवाइड बाय 8, तो ये आ रहा है 3.5 लाख। तो 23-24 ऑनवर्ड्स मेरा 3.5 लाख का डेप्रिसिएशन लगता रहेगा। मतलब फाइनली आंसर जो आपका क्वेश्चन था वो 22-23 का डेप पूछ रहा था, तो अगर अजम्पशन 1 फॉलो कर रहे हो तो आपका जो 22-23 का डेप्रिसिएशन रहेगा वो 3 लाख रुपए ही रहेगा। लेकिन अगर मैं सेकेंड अजम्पशन फॉलो करूं, यानी मैं बोलूं कि पहले रिफंड हो गया, पहले उसकी एडजस्टमेंट हो गई, फिर 22-23 का डेप्रिसिएशन लगाया, है ना। अब देख रहे हो, पहले आप देखो मैंने फर्स्ट अजम्पशन में क्या बोला, मैंने फर्स्ट अजम्पशन में बोला कि पहले ये हुआ, डेप्रिसिएशन लगी 3 लाख की, फिर दूसरे नंबर पे रिफंड हुआ। अब उल्टे अजम्पशन है कि पहले रिफंड हुआ, फिर 22-23 की डेप्रिसिएशन लगी, तो आपका मामला अलग हो जाएगा। तो अजम्पशन 2 में कैसे काम होगा, फिर से वही बात है, कॉस्ट है मेरी एसेट की 60 लाख रुपीस, इसमें से हमने बोला कि हमें 20 लाख रुपए का ग्रांट मिला, वो हमने एडजस्ट कर दिया, तो मेरी बुक वैल्यू अब 40 लाख की हो गई। अच्छा, 21-22 का डेप्रिसिएशन तो देखो लगा है भाई, रिफंड तो 22-23 में हुआ है ना, तो 21-22 में थोड़ी कोई दिक्कत हुई, तो यहां तो 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगा ही लगा, ठीक है। तो अब मेरी 37 लाख रुपीस की वैल्यू बची। अब 22-23 का जो है नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगने से पहले रिफंड कर दिया, तो हमने पहले रिफंड की एडजस्टमेंट कर दी, तो कितने रुपए का रिफंड हुआ था, 4 लाख रुपए का, 4 लाख रुपए का। तो अब मेरी रिवाइज्ड वैल्यू होगी 41 लाख, तो ये मेरी रिवाइज्ड बुक वैल्यू हो गई। तो अब मैं जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा 22-23 का, वो इस रिवाइज्ड बुक वैल्यू पे लगाऊंगा। मतलब सेकंड अजम्पशन में मेरी 22-23 की डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। फर्स्ट अजम्पशन में मेरी 22-23 की डेप्रिसिएशन 3 लाख ही रह रही थी, बट यहां पे अब चेंज हो जाएगी सेकंड अजम्पशन में, ठीक है। तो 41 लाख रुपीस मेरा रिवाइज्ड बुक वैल्यू है, माइनस 10 लाख रुपए का सैल्वेज वैल्यू है, और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी रह गई भाई, अभी 1 ही साल का डेप्रिसिएशन लगा है, 1 ही साल का लगा है, तो 10 में से 1 साल का लग गया, रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 9 साल। चलो, तो ये आ रहा है 3,44,444 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो आईसीआई ने सजेस्टेड आंसर में दोनों एजम्पशंस फॉलो करिए, दोनों से आंसर करके दिखाया है। तो मैं अब आईसीआई का आंसर चलो दिखा देते हैं, वैसे जरूरत तो नहीं है बट दिखा देते हैं। देखो, तो देखो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, 5 लाख। देखो फोर्थ केस में हमने भी ये निकाला, सेकंड में भी 5 लाख आया था, फर्स्ट में 3 लाख आया था, ठीक है। अब थर्ड में उसने बोला कि अगर ग्रांट, if the grant amount is deducted from value plant but at the end of the year 22-23 grant is refunded to the extent of 4 लाख, then amount of depreciation will be 3 लाख per annum। तो ये assumption नंबर 1 है, जहां पे हम बोल रहे हैं कि पहले depreciation चार्ज हो गया। Note, it is assumed that depreciation for last year for the year has been charged on book value on the plant before making adjustment for grant। समझ गए, ये assumption 1 कह रहे हैं कि इसमें हम पहले assumption नंबर 1 फॉलो कर रहे हैं कि रिफंड की एडजस्टमेंट से पहले हम लोग डेप्रिसिएशन ऑलरेडी 22-23 का चार्ज कर चुके हैं। ऑल्टरनेटिवली, इफ इट इज कंसिडर्ड अदरवाइज दैट द डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर ग्रांट, मतलब पहले ग्रांट की एडजस्टमेंट हो रही है फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इन दैट केस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर विल बी 344,444। बस इतना ही पढ़ रहा हूं, बाकी मतलब आपको कैलकुलेशन वगैरह मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका। क्लियर हो गया? यस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, वर्कशीट में डाला है तो बेहतरीन क्वेश्चन होगा ही, चारों ही क्वेश्चन अच्छे हैं। ये क्वेश्चन आपका फिर से एएस नंबर 16 से है, बोरिंग कॉस्ट। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो। ऑन 1 अप्रैल 2022 वर्कहाउस लिमिटेड टुक अ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर 25 लाख रुपए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। तो कह रहा है कि 1 अप्रैल 2022 को हमने 25 लाख रुपए का लोन लिया फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जिसपे इंटरेस्ट का रेट है 12% का, ठीक है। तो
क्या ये एक स्पेसिफिक लोन हो गया बच्चों? बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन है, क्वालिफाइंग एसेट है, उसके लिए लोन लिया है, तो ये एक स्पेसिफिक लोन हो गया जो स्पेसिफिकली बिल्डिंग के लिए लिया। इन एडिशन टू अबव लोन द कंपनी हैज टेकन मल्टीपल बोरिंग्स एज फॉलोज। इसके अलावा कुछ और भी हमने मल्टीपल बोरिंग्स लिए, जैसे 8% डिबेंचर्स 15 लाख का है, 15% टर्म लोन 30 लाख का है, 10% कुछ अदर लोन है। तो ये मेरी सारी जनरल बोरिंग्स हो गई। और मोमेंट क्वेश्चन में स्पेसिफिक लोन अलग है, जनरल बोरिंग्स मल्टीपल हैं, तो आपको एक एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकालना पड़ता है ना? यस। फिर कह रहे हैं कंपनी हैज यूटिलाइज द अबव फंड्स इन कंस्ट्रक्शन ओब्लिक परचेस ऑफ फॉलोइंग एसेट्स। बिल्डिंग में 70 लाख रुपए लगे, फर्नीचर में 22 लाख रुपए लगे, प्लांट एंड मशीनरी में 90 लाख रुपए लगे, फैक्ट्री शेड में 43 लाख रुपीस लगे। रुक जाना, क्वेश्चन पढ़ लेना अच्छे से। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री शेड वाज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च दिस। तो आपको पता है क्या कह रहा है वो? बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करी, प्लांट एंड मशीनरी कंस्ट्रक्ट करा, फैक्ट्री शेड भी कंस्ट्रक्ट करा। इसका मतलब ये तीनों भी मेरे क्वालिफाइंग एसेट है भाई। बड़ी बड़ी एसेट्स है, इनको कंस्ट्रक्ट करने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? यस लगेगा। तो ये तीनों भी क्वालिफाइंग एसेट। वहीं रेडीमेड फर्नीचर वॉज परचेस्ड डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट। फर्नीचर तो सीधा उठा के परचेज कर दी, तो क्या ये क्वालिफाइंग एसेट है? नो सर, दिस इज नॉन क्वालिफाइंग एसेट। ठीक है, तो बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड, इनका जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा वो कैपिटलाइज होगा। फर्नीचर का जो भी बोरिंग कॉस्ट होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस, वो नॉर्मल पीएनएल में खर्चे की तरह चला जाएगा। फैक्ट्री वॉज रेडी फॉर प्रोडक्शन ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द बोरिंग कॉस्ट फॉर बोथ क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया बच्चों मई 2023। अगेन सेम ही एग्जाम का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का। ठीक है, तो क्या स्टेप सीखे हैं बच्चे हमने? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो स्टेप्स हमने सीखे हैं, जब आपका स्पेसिफिक बोरिंग भी होता है, जनरल बोरिंग भी होता है, उसमें भी मल्टीपल जनरल बोरिंग्स होते हैं, उसके स्टेप्स तो लगाने ही लगाने हैं। साथ ही में आपको बोरिंग कॉस्ट को सारे क्वालिफाइंग एंड नॉन क्वालिफाइंग एसेट्स में एलोकेट करके फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट भी बतानी है। मतलब आप कह सकते हो पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक बढ़िया क्रक्स हो रहा है आपका ये। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, इसको मैं करके दिखा देता हूं आपको। स्टेप्स, पहले सिंपल स्टेप्स लगाओ। स्टेप नंबर 1 जो मैंने आपको बता रखा है, एक्सक्यूज मी, उसमें हमने बोल रखा है एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने का। अच्छा, इसमें एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने का झंझट है नहीं क्योंकि कोई अलग अलग डेट की एक्सपेंडिचर है नहीं, हम कोई एवरेज एक्सपेंडिचर ले नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग जो एक्सपेंडिचर यहां गिवन है इसी को एवरेज एक्सपेंडिचर मान लेंगे। ठीक है, चलो, तो इसमें मैं स्टेप 1 लिख देता हूं, एक्सपेंडिचर एज गिवन इन क्वेश्चन। क्योंकि यहां पे एवरेज, कोई वेटेड एवरेज एक्सपेंडिचर निकालने का कोई मेरे पास तरीका नहीं है, बिकॉज कोई डेट ऑफ एक्सपेंडिचर तो है नहीं। तो भाई हम पूरा एक्सपेंडिचर को लेके चल लेंगे। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है? स्टेप नंबर 2 में हमको वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट या कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी होती है अगर मल्टीपल बोरिंग्स होती है। तो कैलकुलेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन रेट बहुत ही सिंपल है बच्चों, ये सिर्फ जनरल बोरिंग्स के लिए। ये सिर्फ जनरल बोरिंग्स के लिए, ठीक है। अच्छा, ये कैसे निकलेगा? क्लैरिटी के लिए एक टैबुलर फॉर्म में करके दिखा देता हूं। ये है मेरी जनरल बोरिंग्स, ये है मेरा इंटरेस्ट का एक्सपेंस। ठीक है, तो पहली जनरल बोरिंग है मेरी 8% डिबेंचर 15 लाख का। तो 15 लाख की जनरल बोरिंग्स है, इस पे अगर मैं 8% का इंटरेस्ट रेट निकालूं तो कितना इंटरेस्ट बनेगा? ये बनेगा 1,20,000। उसके बाद दूसरी जनरल बोरिंग मेरी कौन सी है? ये है 15% लोन 30 लाख का। तो 30 लाख का लोन है, इस पे 15% का इंटरेस्ट का रेट है, तो ये है कितना? 4,50,000 आ जाएगा, शायद 4,50,000 आ जाएगा।
उसके बाद मेरी अगली जनरल बोरिंग कितनी है, 10% अदर लोन है 18 लाख का, 18 लाख का कुछ अदर लोन है, 10% यानी इंटरेस्ट रेट 1,80,000 आ जाएगा। तो बस टोटल इंटरेस्ट देख लो सारे बोरिंग्स का मिला के, जनरल बोरिंग्स का मिला के कितना हो रहा है, और टोटल मिला के मेरा जनरल बोरिंग्स का लोन कितना है। तो ये कितना बन रहा है, ये 33 सॉरी ये 63 लैक्स बन रहा है, और इंटरेस्ट का टोटल कितना बन रहा है 7,50,000। तो देयरफॉर कैपिटलाइजेशन रेट कितनी आ गई, 7,50,000 डिवाइडेड बाय 63 lakhs इंटू 100। ये आ रही है 11.9047%, 11.9047%, ये मेरी आ रही है कैपिटलाइजेशन रेट। ठीक है जी, इसको आप 47 की जगह 476 करके आ रहा है, तो आप 48 भी ले सकते हैं, क्योंकि आगे 7 के आगे 6 आ रहा है, तो आप राउंड ऑफ करने में 11.9048। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस ले लिए ताकि बहुत थोड़ा एक्यूरेट आंसर आए। ठीक है, ये लग गया, एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट मेरी निकल गई। स्टेप 4 में हम जनरल बोरिंग्स को एलोकेट करते हैं। अब यही करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है बच्चों। क्यों मेहनत करनी है, मेरा देखो, अगर मैं एक्सपेंडिचर निकालूं आउट ऑफ जनरल बोरिंग्स, ठीक है, एक बार को मैं जरा सारे एसेट्स ले रहा हूं, एसेट, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो जरा सारे एसेट्स के एक बार नाम लिख लेते हैं, क्या क्या है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड। चलो ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग में मैंने वैसे खर्चा टोटल किया 70 लाख का, लेकिन हमने क्या सीख रखा है भाई, अगर मेरे पास स्पेसिफिक लोन है, मेरा एवरेज एक्सपेंडिचर अगर मैं ऊपर से बोलूं बिल्डिंग पे 70 लाख है, अगर मैंने कोई स्पेसिफिक लोन ले रखा है तो पहले स्पेसिफिक लोन इसमें से एडजस्ट करते हैं भाई, पहले हम स्पेसिफिक लोन यूटिलाइज करेंगे, उसके बाद ही हम लोग जनरल लोन को इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक लोन था जो मैंने बिल्कुल शुरुआती तौर पे लिया था 25 लाख रुपए का। तो पहले तो भाई मैं 70 में से 25 लाख रुपए अपने स्पेसिफिक लोन में से मीट कर लूंगा, उसके बाद ही बैलेंस जो बचेगा उसके लिए मैं अपने जनरल बोरिंग्स को टच करूंगा, राइट। तो इसका मतलब 70 में से सिर्फ 45 लाख ही रुपीस ही मैंने कहीं ना कहीं जनरल बोरिंग्स में से यूज करे हुए हैं, बाकी तीनों एसेट में कोई स्पेसिफिक लोन है नहीं, तो वो एज इट इज बस पूरा का पूरा 22, 90 और 43। तो ये एज इट इज लिख लेते हैं 22, 90, 43, यहां छोड़ दो, यहां लिख लेते 22, 90, 43। तो इसका टोटल कितना हो गया जरा चेक करो, $200 मतलब 2 करोड़। अब देखो भाई, मैंने 2 करोड़ रुपए खर्च करे, जबकि मेरे जनरल बोरिंग्स थे कितने रुपए के, 63 लाख। अब मेरे को कोई तरीका निकालना पड़ेगा भाई, पहले की, इससे पहले कि मैं कैपिटलाइजेशन करने की बात करूं, ट्रीटमेंट की बात करूं, मुझे ये तो देखना पड़ेगा कि भाई 63 लाख रुपीस का अगर मेरा लोन है, अगर मैंने बोला कि मेरा 63 लाख रुपीस का जनरल लोन है, ये मेरा टोटल जनरल बोरिंग है, तो इसमें से मैंने कितना कितना अमाउंट किस एसेट के लिए यूज किया, ये तो मेरे पास है ही नहीं। तो ये मेरे को बच्चों को लॉजिकल बेसिस पे बांटना पड़ेगा। आपको दिक्कत समझ में आ रही है, कैपिटलाइजेशन रेट लगा के उसकी बोरिंग कॉस्ट निकाल के सब करना तो मैं बाद में करूंगा ना, पहले मुझे ये तो पता लगे कि भाई 63 लाख रुपीस में से कितना लोन मैंने किस एसेट में लगाया। तो इसके लिए बच्चों में इस रेशियो में बांट दूंगा इस 63 लाख को।
तो अगर मैं रेशियो देखूंगा तो मेरी देखो क्या बन गई 45:22:90:43। इस रेशियो में मैं इस 63 लाख रुपीस को बांट दूंगा। तो इसके आगे का काम बच्चों जो मैंने आंसर बनाया है वो कर रखा है। इसके आगे की सारी चीजें मैंने अपने आंसर में ऑलरेडी कर रखी है एक्स्ट्रा। सजेस्टेड आंसर में मैं जाना नहीं चाहता क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूजिंग लग सकता है। तो इसके आगे का काम जो मेरा है वो यहां पे हो रखा है। तो मैंने एग्जैक्टली वही किया बच्चों, मैंने 63 लाख रुपीस की लोन को 45:22:90:43 में बांट दिया। ये कैसे बांटा ये आपको समझ आ गया होगा, क्यों बांटा कैसे बांटा। ठीक है, वंस ये मैं बांट दूंगा, वंस देखो मैंने ये बांट दिया इस रेशियो में, ये आ गया बिल्डिंग का, ये आ गया फर्नीचर का, प्लांट एंड मशीनरी का, फैक्ट्री शेड का। तो ये मोस्ट लॉजिकल बेसिस में मैंने अंदाजा लगा दिया कि 63 लाख के लोन में से बिल्डिंग में इतना लोन यूज किया, फर्नीचर में इतना किया, प्लांट एंड मशीनरी में इतना किया, फैक्ट्री शेड में इतना किया। ठीक है, उसके बाद अब मैं इसका बोरिंग कॉस्ट निकाल लूंगा। इन सब में मैं कैपिटलाइजेशन रेट लगा दूंगा जो कि है 11.9048%। तो वही किया मैंने, सब में सारे लोन में मैंने 11.9048% एवरेज रेट मल्टीप्लाई कर दिया, तो सबकी बोरिंग कॉस्ट निकल के आ गई। हाँ, अब क्योंकि फर्नीचर अकेला एक नॉन क्वालिफाइंग एसेट है तो इसको पीएनएल में चार्ज कर देना है। बाकी सारे क्योंकि क्वालिफाइंग एसेट है तो बाकी सारे को आपको कैपिटलाइज कर देना है। और इसके बाद मैंने क्लैरिटी के लिए सारी फाइनल कॉस्ट निकाली सारे चारों एसेट की। तो क्या कॉस्ट है देखो, 4 एसेट है, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री शेड। जितना एक्सपेंडिचर हुआ इनमें वो तो आएगा ही आएगा उनकी कॉस्ट में, प्लस A16 में जो हम बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज कर रहे हैं वो भी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं बिल्डिंग की बात करूं तो बिल्डिंग में तो भाई स्पेसिफिक बोरिंग्स था, स्पेसिफिक बोरिंग्स को नहीं भूलना हमको। स्पेसिफिक बोरिंग्स कितना था, 25 लाख रुपए का स्पेसिफिक लोन था। कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे था, कितने परसेंट इंटरेस्ट रेट पे था, ये 12% के इंटरेस्ट रेट पे था जो बिल्कुल पहली लाइन में दे रखा था। तो इंटू 12%, तो 3 लाख रुपए का तो स्पेसिफिक लोन है। ये तो पूरा का पूरा बिल्डिंग में कैपिटलाइज हो जाएगा क्योंकि पूरा का पूरा बोरिंग कॉस्ट बिल्डिंग का, प्लस जो जनरल बोरिंग्स की हमने बोरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करी एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट निकाल के, वो भी ऐड हो जाएगी। तो जैसे 168,750 यहां निकाली। अच्छा, फर्नीचर में स्पेसिफिक बोरिंग तो है ही नहीं, लेकिन जनरल बोरिंग भी कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है। बाकी सबकी जनरल बोरिंग्स कैपिटलाइज हो जाएगी, मतलब बोरिंग कॉस्ट बोलना चाहिए। स्पेसिफिक लोन तो भाई बिल्डिंग के अलावा किसी भी एसेट के लिए नहीं है, तो सबको प्लस कर दो तो फाइनली आपकी फाइनल कॉस्ट निकल के आ जाएगी सारे एसेट्स की। ठीक है, तो ये था आपका एक और बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, चलिए